हेलो गाइस, आज हम एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना होगा। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो चल भी नहीं पाता। वो वहाँ पर गिर जाता है और कहता है आखिरकार जो सारी चीजें हैं वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रही हैं। हम देखते हैं वो और आगे बढ़ता है लेकिन फिर से गिर जाता है। वो कहता है कोई मुझे यहाँ क्यों नहीं आता। वो किसी न किसी को हेल्प के लिए चाहता था। हमें बताते हैं उसका नाम ताकेमिची यसुतो था। वो एक लो टियर का चैलेंजर होता है। तभी हम एक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को देखते हैं जो उसी के सामने आ जाता है और हमें बताते हैं कि वो एक एलाइट डीमन है। तभी जो ताकेमिची था वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है आखिरकार मैं इतना ज्यादा मिजरेबल कैसे हो गया। मुझे इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार जो सभी लोग हैं वो मुझसे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। आखिरकार ये तुम्हें काफी ज्यादा फन लगता है और क्या तुम अभी सेटिस्फाइड हो चुकी हो। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, वो दर्द में भी था, लेकिन वो कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। चाहे जो पूरी दुनिया है वो मुझे अबैंडन क्यों ना कर दे, चाहे जो सारे लोग हैं वो मेरे ऊपर हंसी क्यों ना रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आगे बढ़ता ही रहूंगा भले ही मेरे पास कोई चॉइस भी ना हो। हम देखते हैं वह डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहा था। वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन हम देखते हैं उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। डीमन उसे काफी इजीली हरा देता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो कहता है ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन आगे हम डीमन को देखते हैं वह अपनी एक पावर का यूज करने के बाद हमारे एमसी नीचे डला हुआ था उसके ऊपर अपने एक लेजर बीम से अटैक कर देता है और इस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है। साथ ही में जिस फ्लोर पर वो मौजूद थे वो फ्लोर भी यहाँ पर टूट जाता है। हमारा एमसी कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये काफी ज्यादा बुरा है कि जो फ्लोर है वो भी इतने ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं झेल पाएगा। हम देखते हैं फ्लोर टूटने के बाद वो नीचे गिरने लगता है। वो डीमन को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर जरूर से जरूर एक डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्गर चैलेंजर है वो जरूर से बनूंगा। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो मुझे रोक सकती है। मैं इस चीज को फिर से स्टार्ट करूंगा और वो नीचे गिर जाता है। वो बताता है भले ही ये चीज अभी शुरुआत हुई है लेकिन मैं तुम्हें हराकर जरूर से रहूंगा। तभी सिस्टम हमें बताता है कि वो मारा जा चुका है। तभी नरेटर हमें बताता है कि जो मैजिक टावर इस दुनिया में अचानक से इमर्ज होना चालू हो गए। जो ह्यूमैनिटी थी, जो स्ट्रक्चर थे टावर के, वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के काफी ज्यादा बियॉन्ड थे। कहा जाता है कि जो कॉमन लेयर था लोग इसे टावर के जैसा एक डंजन के समान से मारते थे जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे प्ले इमर्ज होना चालू हो गए थे। किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था आखिर इनका मतलब क्या है और ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। हमें बताते हैं जो इनके अंदर का इंटीरियर होता है वो बिल्कुल गेम के समान होता है जहाँ पर स्वॉर्ड, मैजिक स्किल्स और साथ ही में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं। नरेटर हमें ये भी बताता है जो स्टोन, मैजिक और जो ट्रेजर होते हैं उन्हें यहाँ पर तुम पाने के बाद हाई प्राइस में उन्हें ट्रेड कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जो लोग इस ट्रेजर की तलाश में जाते हैं हम उन्हें चैलेंजर कहते हैं, जो कि टावर को इन ट्रेजर के जरिए चैलेंज करने के बाद उन्हें कमाते हैं। नरेटर ये भी बताता है जो मैजिक स्टोन और ट्रेजर हैं वो मैजिक टावर के अंदर अभी सो रहे हैं, जो कि हम उन्हें बाहर लाकर हाई प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएबल माने जाते हैं। लेकिन हालांकि जो टावर को चैलेंज करना है वो काफी ज्यादा रिस्क के साथ में आता है क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी जो लाइफ है वो दाव पे लगानी होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं, डीमंस होते हैं वो पाए जाते हैं। तुम्हें उनको मारने के बाद ही जो स्टोन्स और रिवॉर्ड और जो ट्रेजर हैं वो तुम्हें मिलने वाले हैं। लेकिन भले ही वो एक गेम की तरह क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम मैजिक टावर के अंदर मारे जाते हो तो इसका मतलब यही होता है कि तुम रियलिटी के अंदर भी मारे जाओगे। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर ताकेमिची होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर फिर से मारा गया। वो बताने लगता है ये एक ऐसी चीजें नहीं है जो इस तरीके से होने वाली है। हमें बताते हैं उसके पास एक स्किल होती है जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल थी और वो 10 सेकंड में फिर से रिवाइव होने वाला था। इसके जरिए वो यहाँ पर अपनी जो डेथ है एक बार कंफर्म होने के बाद अपनी स्किल इनफाइनाइट रिवाइवल के कारण वो बार बार जिंदा हो सकता था। वो कभी भी मारा नहीं जाता। इसी बारे में वो सोच रहा था। हमें और भी बताते हैं जो इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल होती है चाहे वो कितनी बार भी यहाँ पर मैजिक टावर के अंदर मारा जाए लेकिन वो हर बार 10 सेकंड के अंदर फिर से रिवाइव हो सकता है। ये काफी ज्यादा ओवर पावर्ड स्किल थी। वो बताता है ये स्किल किसी को भी अपनी लाइफ में दोबारा वापस ला सकती है, लेकिन ये चीज इतनी आसानी से नहीं होती। तभी वो एक्सप्रेशन को बदल लेता है। वो कहने लगता है डैम इट, मुझे यहाँ पर बुद्धू बनाया गया है। वो बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैं हाई स्कूल कंप्लीट करके यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मैं अपनी लाइफ को आराम से जी रहा था। मैं वर्क करता था पार्ट टाइम, मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक से जो मैजिक टावर है वो दुनिया में अपीयर होना चालू हो गए और मेरे लिए एक होप साबित हुई जो कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता था और मैं एक चैलेंजर बन सकता था। मुझे अपनी लाइफ को बदलने
खाने के खाले में ख्याल आ गया और उसने डिसाइड किया कि मैं एक चैलेंजर बन के रहूंगा। वो बताता है हर दिन मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया ताकि जो मैं मैजिक स्टोन और जो ट्रेजर है उन्हें हासिल करूं। इसके लिए मुझे काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। इस तरीके से मैंने जो लोगों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ था उसे मैं भी जीतना चाहता था कि मैं भी एक रेयर स्किल को एक्वायर करना चाहता था जो कि किसी के पास ना हो। इस कारण से जो मेरा फ्यूचर था वो काफी ज्यादा लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी से भर जाने वाला था। वो बताता है स्किल स्टोन वो होते हैं जो किसी को भी अपनी जो स्पेसिफिक स्किल्स है उसे एक्योर करने में मदद करते हैं। लेकिन वह बताता है कि जो इनफाइनाइट सर्वाइवल स्टोन है वो मुझे एक सेलन ने दिया था जो कि टॉवर एंट्रेंस के बाहर एक जो मर्चेंट था वो को लगाया हुआ था। मैंने अपनी जो सारी सेविंग है उसे स्टोन को विड्रॉ करने में लगा दी। लेकिन यहाँ पर किसने सोचा था कि जो स्किल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ उसमें कोई यहाँ पर प्रॉब्लम भी होगी। वो बताता है मैंने यहाँ पर उसे परचेज करने की अपनी जो सारी सेविंग्स थी उन्हें लगा दिया था। साथ ही में वो बहुत सारे डेप्ट में भी चला गया था। लेकिन इन दी एंड मुझे इनफाइनाइट रिवाइवल नाम की स्किल्स तो मिल ही जाती है और उस कारण से मेरे पास एक ऐसी बॉडी आ जाती है जो चाहे कुछ भी कर लो वो कभी भी नहीं मरने वाली। लेकिन रिवाइवल स्किल के साथ उसके साथ एक डेथ पेनाल्टी भी अप्लाई की जाती है जो कि परमानेंट किसी के भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें एक डिफेक्ट के साथ अटैच कर देती है। इसका मतलब ये भी होता है कि तुम इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल में हर बार तुम जब मर जाते हो और अपनी लाइफ में वापस आ जाते हो तो तुम्हारी जो एबिलिटीज होती हैं वो रिड्यूस करती जाती हैं जो कि डेथ पेनाल्टी बताता है। इंडीड मैंने यहाँ पर ट्राई भी किया है। मैं यहाँ पर 4 बार मर चुका हूँ और ये डेथ पेनाल्टी है वो सच में काम करती है। जब मैं पहली बार मरा था तो मेरी जो यहाँ पर डिफेंस था वो 50% तक रिड्यूस कर दिया था। मैं ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास था 53 पॉइंट ही थी। इसी की वजह से उसका काफी ज्यादा शुक्रिया है कि मैं यहाँ पर फिर से जिंदा हो पाया। एक ही सिंगल ब्लो में मैं दोबारा से मारा जाता हूँ और सेकंड टाइम में मेरी जो अटैक पावर थी वो 70% तक कम कर दी गई। ऐसे ही चलता रहा। तीसरी बार मेरी एचपी कम जाती है और बहुत ही ज्यादा रैंडम जो स्टेट है वो हर बार कमा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस टाइम जो मेरी एजिलिटी है वो 60 पॉइंट तक कमा दी गई है। हम उसके अभी की जो स्टेटस विंडो है वो देख सकते हैं। ताकेमिची अभी लेवल 8 पर था। उसके स्टेट्स मैं 4 बार मरने के कारण जो 4 स्टेट्स होते हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं। उसके पास सिर्फ एक ही स्किल थी जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल थी। वो कहने लगता है जो मेरी करंट एजीआई है वो 61 थी। वो हंसने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जो डिबफ है वो सिर्फ एक ही रह जाएगा और इस कारण से मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। वो बताने लगता है मैजिक टावर के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपनी स्टेट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर तुम्हारी एजिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगी और इवेंचुअली तुम यहाँ पर मूव भी नहीं कर पाओ। और इन दी एंड अगर ऐसा होता है तो तुम जो चैलेंजर है उसके रूम में कंटिन्यू नहीं कर सकते, ना ही तुम टावर के ऊपर जा सकते। और वो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने डेप्थ को भी नहीं छुपा पाऊंगा और मैं इसी तरीके से यहाँ पर मारा जाऊंगा। वो बताता है कि मैं एक ऐसी स्किल के साथ जो कि बर्थलेस स्किल है उसके साथ अटैच हो चुका हूँ और ये मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटिंग करता जा रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम रिवाइव होने के लिए तैयार हो और तभी वो अपनी आंखें खोलता है। वो एक प्लेस पर आ जाता है। वो कहने लगता है मैं फिर से जिंदा हो गया। लेकिन आखिरकार मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हैवी फील कर रही है। जो मेरी एजिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मैं इतनी आसानी से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बताता है कि मुझे मूव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो आजू बाजू देखता है और कहता है आखिरकार मैं कौन सी प्लेस पर आ गया। ये वो फ्लोर नहीं लग रहा है जहाँ की मैं मरा हुआ था। तभी वो आगे देखता है और कहता है इस प्लेस का एटमोस्फियर है काफी ज्यादा बदला हुआ है। मैंने इस तरीके की जो लोअर लेवल प्लेस है मतलब की टावर की लोअर लेवल में इस तरीके की प्लेस कभी भी नहीं देखी। वो आगे देखता है। किसी चीज को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो कहने लगता है वहां पर तो एक स्किल स्टोन मौजूद है, साथ ही में वो एक गोल्डन कलर का है। इसका मतलब कि जो अल्ट्रा रेयर प्रकार का है वो इतनी आसानी से फाइंड नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पर सोचने लगता है अगर ये स्टोन अगर मैं ऑब्टेन कर लूं और अगर मैं इसे बेचता हूं तो जो काफी ज्यादा हाई प्राइस में वो बिकने वाला है। वो बताने लगता है शायद इस कारण से मैं जो मेरा सारा डेप्थ है मैं उसे क्लियर कर सकता हूं और वह इस चीज के लिए डिसाइड कर लेता है कि वो उस स्टोन को लेने वाला है। वो बताता है वेल चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्टोन को अपने साथ ले जाने वाला हूँ। वो खड़ा होता है और कहने लगता है वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई भी जो मॉन्स्टर है वो दिखाई नहीं दे रहा तो ये मेरे लिए इजी विन होने वाला है। जैसे ही वो अपने पाँव को आगे रखता है वहां पर जो ट्रैप्स मौजूद थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो देखता है इतने में वो कुछ कर पाता लेकिन बहुत सारे जो नाइफ्स थे वो आकर पूरी उसकी बॉडी को हर पार निकल जाते हैं। हम देखते हैं उसकी बॉडी में पूरे में नाइफ ही नाइफ लगे हुए थे। तभी हम सिस्टम बताता है वो मारा जाता है लेकिन अपनी स्किल इनफाइनाइट रिवाइवल के कारण वो फिर से यहाँ पर रिवाइव हो जाता है। लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो 65 पॉइंट तक परमानेंट डिफेक्ट के कारण यहाँ पर घटा दी जाती है। वो हंसते हुए फिर से उठता है। वो काफी ज्यादा हाँप रहा था। वो कहने लगता कि मैं तो यहाँ पर इंस्टेंट मारा गया। वो समझ जाता है कि ये एक
यहाँ पर ट्रैप मौजूद है जो कि मुझे यहाँ पर पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो कहता है इस लेवल के ट्रैप के हिसाब से तुम्हें ये सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो। हम देखते हैं वो अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो बताता है उसके जो लिम्स हैं वो यहाँ पर हिल भी नहीं रहे। वो कहने लगता है कि जो मेरी मसल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर दी गई है, अब मेरी पूरी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर नहीं बची। लेकिन वो फिर से यहाँ पर ट्राई करता है, लेकिन अगेन मारा जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, ऐसे ही वो कई बार ट्राई करने के बाद वो हर बार मारा जाता है। लेकिन इन दी एंड हमें बताते हैं जो उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स थे वो कम ही हो जाते हैं। वो बताता है फाइनली मैंने सोचा था कि मुझे कोई अच्छा चीज मिलने वाला है, लेकिन जो नैरो पैसिव है वो इसी रीजन के कारण एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पर तुम ट्रैप्स को किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर जो चैलेंजर है उन्हें ट्रिक करने के लिए और उन्हें लालच देने के लिए बनाया गया है। जो सुपर रेयर स्किल है वो कोई भी हासिल नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जो चैलेंजर है उन्हें ट्रैप में फंसाने के लिए और उन्हें आसानी से मारने के लिए, लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस लोग इसके दौरान इंस्टेंट मारे जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कितनी बार भी मार दो, लेकिन मैं इस चीज को पार करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं इनफाइनाइट रिवॉल्वर के कारण यहाँ पर फिर से पैदा हो सकता हूँ। तुमने यहाँ पर एक गलत बंदे को चूज कर लिया है, वो अभी भी हार मानने के लिए। और वैसे भी अगर देखा जाऊं तो मैं पूरे टावर में सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट चैलेंजर इस मैजिक टावर का होने वाला हूं। लेकिन वह अपने डेविलिश लुक को दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ्स हैं जो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। वो फिर से ट्राई करता है और हर बार उसके जो पॉइंट है वो माइनस होते जाते हैं। उसकी जो एमपी थी वो घटा दी जाती है, उसकी जो टेक्निक थी वो घटा दी जाती है। ऐसे ही हर बार उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कमा दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा बार मरने के कारण उसकी बॉडी थी वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है और अब तो वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी हार मानने के लिए नहीं था और इन दी एंड उसकी विक्ट्री हो जाती है। वो स्टोन को यहाँ पर हासिल कर लेता है, लेकिन अब वो बेहोशी होने वाला था। सिस्टम उसे बताता है कि तुमने मैजिक स्टोन को पार लिया है, क्या तुम उसे यूज करना चाहते हो? लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ऑप्शन को चूज भी नहीं कर पा रहा था और बेहोश होने लगता है। तभी सिस्टम बताता है कि कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण जो ऑटोमेटिक यूज है वो यहाँ पर अप्लाइड कर दिया जाता है और एमसी यहाँ पर हो जाता है। हमें बताते हैं उसे अप्लाई करने के बाद उस स्टोन की मदद से उसे इन्वर्जन नाम की एक स्किल मिल जाती है। लेकिन एमसी यहाँ पर बेहोश हो चुका था। तभी कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहने लगता है आखिरकार मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस क्यों कर रही है? मैं बेहोश हो चुका था। ये तो क्लियर था कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मैं मरने ही वाला था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो इफेक्ट ऑफ डेथ पेनाल्टी वो इतना ज्यादा हार्श होने वाला है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अपने स्टेटस को चेक करते ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है व्हाट द हेल, आखिरकार क्या चल रहा है? वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो बताने लगता है कि जो पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट है अभी तक वो रिसीव कर रहा था, वो सारे के सारे चेंज यहाँ पर टर्न हो चुके हैं। जो डिबफ थे वो अब प्लस पॉइंट में जा चुके हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है। साथ ही में एक और न्यू स्किल जो इन्वर्जन है वो उसकी स्किल विंडो में यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी उसके सामने एक विंडो ओपअप होने लगती है। हमें बताते हैं उसने एक न्यू स्किल को एक्वायर कर लिया है जो कि स्किल इन्वर्जन होती है। और उसके बारे में हमें बताते हैं कि उसका इफेक्ट ये होता है, वो सारे जो इफेक्ट्स थे इंक्लूडिंग बफ्स, डिबफ्स और जो स्टेटस एबनॉर्मलिटीज होती हैं उन्हें रिवर्स कर देता है। उस चीज को देखने के बाद जो एमसी था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है तो ये स्किल की वजह से जो मेरे सारे पॉइंट्स हैं वो रिवर्स कर दिए गए हैं और मैं इतनी पावर इसलिए महसूस कर पा रहा हूँ। वो सीधे शब्दों में बताता है कि जो सारे के सारे डिबफ पहले मेरे ऊपर मौजूद थे वो मैंने इतने ज्यादा मरने के बाद कमाए थे, वो सारे के सारे रिवर्स होकर पॉजिटिव इफेक्ट में मौजूद हो चुके हैं। मतलब कि पहले मैं काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, अचानक से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता हूँ। वो कहने लगता है आखिरकार मैंने इस स्किल को कब एक्वायर किया? तभी वो देखता है कि उसके सामने जो स्टोन का बॉक्स डला था वो खाली हो जाता है। वो कहने लगता है ये जो कि रेयर स्किल स्टोन है, मैंने क्या इसे कब यूज किया था? क्या ये ऑटोमेटिकली यूज हो चुका? वो इसी बारे में सोच रहा था। वो तभी हमें बताते हैं वो कहने लगता है कि मेरे पैसे जा चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस बारे में वो क्या बता रहा था। लेकिन आगे वो कहता है ये अच्छी बात है कि मैं अपनी पावर को फिर से बढ़ा सकता हूँ। अगर ऐसा ही चल रहा तो जो पेनल्टी मैंने अभी इनफाइनाइट रिवॉल्वर के कारण मेरी बॉडी के ऊपर लगी हुई थी वो इन्वर्जन के कारण सारी की सारी इफेक्ट हो जाएंगी और इस कारण से अगर हर बार मैं मारा जाता हूँ तो मैं यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। वो कहने लगता है इस पावर के साथ मैं एक चैलेंजर फिर से बन सकता हूँ और पूरे यहाँ पर टॉवर के टॉप में फिर से जाकर राइज कर सकता हूँ। वो कहने लगता है नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं स्ट्रॉन्गर चैलेंजर जरूर से बन के रहूंगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉर्चून अर्न करूंगा। साथ ही में मुझे बहुत ज्यादा फेम भी मिलने वाला है। आगे वो कहने लगता है एनीवे सभी चीजों को छोड़ो, क्या मुझे इन यहाँ से वापस जाने के लिए जो सारे ट्रैक्स
ट्रैप से मैं अभी अभी गुजरा हूँ, उन्हें फिर से करना होगा। वो कहने लगता है ये रास्ता तो काफी ज्यादा लंबा है और मैं जो ट्रैप्स हैं उनके पास जाने से ही वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं उस चीज को, मैं उस फीलिंग को फिर से महसूस नहीं करना चाहता जो ट्रैप्स के कारण मैं मरा हूँ। वो काफी ज्यादा पेनलेस था। वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है नहीं, आखिरकार मैं फिर से रिवाइव क्यों ना हो जाऊं, भले ही मेरे पास कितनी भी ज्यादा लाइफ क्यों ना हो, लेकिन मारे जाने का जो पेन होता है वो काफी ज्यादा पेनफुल था और वो यहाँ पर कोई इजी बात नहीं थी। वो कहने लगता है आखिरकार अगर मैं एक साथ बहुत सारी बार मारा जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। वो अपनी पुरानी डेथ के बारे में सोच के ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांपने लगता है, लेकिन वो कहता है हाउएवर मुझे तो यहाँ पर पार करना ही होगा, ना ही मेरे पास कोई यहाँ पर चॉइस है। वो बताता है मेरे करंट स्टेट्स के अनुसार, जो कि इन्वर्जन के कारण डबल हो चुके हैं, मैं भी मेरे पास चांस है कि मैं इन ट्रैप्स को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मैं हेड ऑन यहाँ पर पार कर सकता हूँ। वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जरूर जाएगा क्योंकि पास उसके अलावा जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता। वो कहता है कि आखिरकार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ और वह बहुत ही स्पीड के साथ उस प्लेस से भागना चालू कर देता है। हम देखते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। उसके ट्रैप के एरिया में आने के कारण ही पहला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि बहुत ही सारे एरो को शूट करता है। जो एरो बहुत ही ज्यादा उसके पास आ जाते हैं, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डॉज करने लगता है और वो इस ट्रैप को फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो कहता है कि मैं इन सबको देख सकता हूँ। उसके सामने जो ट्रैप्स थे वो काफी ज्यादा स्लो महसूस हो रहे थे। वो कहता है कि मैं और ज्यादा फास्टर हो गया, मुझे और ज्यादा फास्टर होने की जरूरत है। वो फिर से काफी ज्यादा स्पीड के साथ जो दूसरा ट्रैप था उसके पास चलने लगता है और बहुत ही स्पीड के साथ वो उसे भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो कहता है जो सारे ट्रैप्स हैं वो तो अब मुझे काफी ज्यादा स्लो लगने लगे हैं। वो बिल्कुल ही नहीं रुकता और एक एक करके सारे ट्रैप्स को क्लियर करते जाता है। अब जो सेकंड लास्ट ट्रैप्स पर पहुंच जाता है जहां पर एक स्टैच्यू के मुंह से जो फायर निकलती थी उस कारण से वो मारा गया था, लेकिन वो कहने लगता है कि अब तुम सपने ही देखो, तुम मुझे दोबारा फिर से नहीं मार सकते। हम देखते हैं वह अपनी इन्वेंट्री में से एक वेपन को निकालता है और उसकी मदद से उस स्टैच्यू को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और वह इस ट्रैप को भी पार कर लेता है। अब इन दी एंड एक लास्ट ट्रैप बचा हुआ था जिसमें वो पहली बार मारा गया था, जहाँ पर बहुत सारी जो नाइफ्स वो निकल कर उसे मार देती हैं। वो उसे भी अपने जो वेपन्स थे उसकी मदद से सारी जो नाइफ थी उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी एजिलिटी यूज करने के कारण वो काफी अच्छे से डॉज कर पा रहा था। वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली अब मैं अपनी पावर से काफी ज्यादा कन्विंस हूँ। इनफाइनाइट रिवाइवल के कारण जो मेरी पूरी बॉडी के ऊपर डेथ पेनाल्टी अभी तक लगी हुई है वो इन्वर्जन स्किल के कारण सभी यहाँ पर डिबफ से बफ में चेंज कर दी गई है, जिस कारण से जो इन दोनों स्किल्स का कॉम्बिनेशन उस वजह से मैं सच में एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल चैलेंजर बन सकता हूँ। तभी हमें थोड़े समय बाद दिखाते हैं। वो कहता है अब ऊपर जाने का समय आ चुका है। वो बताता है अगर मैं पुराना वर्जन होता तो इस तरीके से मैं ऊपर जाना कभी भी नहीं सोच सकता था क्योंकि मेरे पास ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अब जैसा कि मेरे पास पावर आ चुकी है तो मैं इसे आसानी से पार कर सकता हूँ। वो एक बहुत ही लंबी जंप लगाता है और अपनी एजिलिटी और स्पीड की मदद से उस बॉल के ऊपर चढ़ने लगता है और बड़ी ही आसानी से वो उसे पार कर लेता है। जैसे ही वह ऊपर आ जाता है उसे सबसे पहले डीमन दिखाई देता है। वो कहने लगता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वेट कराया। डीमन भी उसे देख लेता है। तभी वो उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को लेकर जाने लगता है। वो दोनों ही अपने वेपन को फिर से एक बार क्लैश करते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे। वो एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। डीमन फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तभी ताकेमीची कहता है कि तुम फिर से मुझे मारना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद डीमन काफी ज्यादा प्रोवोक हो जाता है और चिल्लाता है। तभी ताकेमीची कहता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी लाइफ को जरूर से लेकर रहूंगा। वह बहुत ही स्पीड के साथ उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मेरे पास जो इनफाइनाइट लाइफ है मैं उनके बलबूते पर तो जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आखिरकार कितनी लाइफ है? तुम एक लाइफ के जरिए कब तक यहाँ पर जिंदा रह पाओगे? और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा फाइट किए जा रहा है, लेकिन जो हमारा एमसी था वो उसके ऊपर ओवर पावर करने लगता है और उसे इंजर्ड भी करने लगता है। जैसा कि उसने कहा था, वो कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था कि जो स्किल्स हैं इन्वर्जन के कारण जो सारे के सारे मेरे स्टेट्स हैं वो काफी अमेजिंगली इंक्रीज होते जा रहे हैं। वो डीमन के एक हाथ को कट कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करता है। डीमन चिल्लाता है। तभी एमसी कहता है तुम्हारे जो अटैक्स हैं वो अब मुझे और ज्यादा स्केयर नहीं कर सकते। वो उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। डीमन भी उन अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले रहा था, लेकिन उसे अभी भी कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं हुआ था। एक अटैक करने के बाद वहां पर काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और एमसी को लगने लगता है कि वो उसकी जीत हुई है, लेकिन तभी जो डीमन था वो अपनी उसी बीम अटैक को फिर से यूज करता है जिस वजह से पहले हमारा एमसी मारा गया था। वो कहने लगता है ये फिर से इसी अटैक को यूज कर रहा है। वो समझ जाता है जो डीमन है उसके ऊपर अभी भी कुछ नहीं हुआ। वह उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, डीमन अभी भी अपनी पूरी सही कंडीशन में था। एमसी कहता है कि एक्चुअली मैं रिसेंटली
तुम मुझे काफी ज्यादा बॉदर करने लगे हो और अब मैं से ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से सेटल कर देना चाहिए। और वो बताता है मैं बहुत देर से यही सोच रहा था, आखिरकार तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल जो मॉन्स्टर डीमन है वो थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार तुम इस फ्लोर पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि जितने ज्यादा हायर तुम टावर में जाते जाते हो उतने ही ज्यादा हायर जो तुम्हें डीमंस और मॉन्स्टर्स होते हैं वो मिलते जाते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। और वो करंटली सिर्फ थर्ड फ्लोर पर ही था, लेकिन उसके पास जो मॉन्स्टर मिला हुआ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। बोलता है जैसा कि ये थर्ड फ्लोर है तो बिग मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर होने चाहिए थे, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अभी भी फाइट किए जा रहे थे। जो डीमन था वो अपने विंग्स का भी यूज करने लगता है, उसी वजह से हमारे एमसी पे अटैक भी कर देता है। वो कहता है कि जो मेरे स्ट्रेंथ हैं वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा शुक्रिया जो डेथ पेनल्टी मुझे अभी तक मिली है। लेकिन एनीवे तुम्हें यहाँ पर जो चैलेंजर मौजूद हो उनसे स्ट्रेंग हो सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अनयूजुअल है, जैसा एक डीमन को इस फ्लोर पर फाइंड करना। लेकिन सम्मन ऐसे तुम एक बंदे हो जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। उनकी फाइट तो अभी चल ही रही थी, वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अभी पूरी कंडीशन में थे। लेकिन एमसी को अभी पता चलने लगता है कि उसकी पावर जो है मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। और आगे भाई मॉन्स्टर से कहता है कि आखिरकार तुम क्या हो, लेकिन मॉन्स्टर तो यहाँ पर बात ही नहीं कर सकता। वो और भी ज्यादा अपनी पावर को रिलीज करता है और हवा में पहुंच जाता है, लेकिन भाई कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। ताकेमिची कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम कोई भी आंसर नहीं देने वाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तुम एनएफई को एक्सपोजनली फेस कर रहे हो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो खुद की बात कर रहा था। वो कहने लगता है अब इस चीज को पूरी तरीके से सेटल करने की बारी आ चुकी है। जो डीमन था वो अपने दोनों वॉल में जो लेजर वाली गन थी वो उसे बनाने लगता है। वो कहने लगता है कि अब तुम अपने दोनों हाथ को यूज करोगे, क्या तुम मुझे अब सच में सीरियसली मार देना चाहते हो। हम देखते हैं वह अपने अटैक का यूज करता है, जिस कारण से ताकेमिची काफी ज्यादा सरप्राइज था और वह उन्हें अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो डीमंस के अटैक थे वो काफी ज्यादा फास्ट हो रहे थे। वो कहने लगता है अगर आप तुम अपनी ओवरऑल पावर को यूज करने वाले हो तो मैं भी पीछे नहीं रहने वाला, मैं भी तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वह उन अटैक को डॉज करता है जिसमें उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन वह भागते जा रहा था। तभी जो डीमन था वो उसके ऊपर अटैक कर देता और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वह उसे अभी भी डॉज कर पा रहा था और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो कहता है ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर मरने ही वाला था। तभी वो नोटिस करता है जो उसकी स्वॉर्ड थी उस टेक्निक के कारण काफी ज्यादा टूट जाती है, लेकिन जो डीमन था वो अभी भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो अपने एक और लेजर बीम का उसके ऊपर यूज करता है और इस चीज को ताकेमिची बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो इस अटैक के कारण मारा जाता है। हमें बताते हैं डिबफ के कारण जो उसकी स्ट्रेंथ वो 40 पॉइंट्स तक रिड्यूस कर दी जाती है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उल्टा होने के कारण उसके स्टेट्स में जो स्ट्रेंथ थी वो 40 पॉइंट तक बढ़ा दी जाती है। डीमन जाने लगता है, लेकिन तभी वह फिर से देखता है जो ताकेमिची था रिवाइव होने के बाद उसके पीछे फिर से अटैक कर देता है। वो शॉक्ड था। ये अटैक डीमन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल लगा था। यहाँ पर ताकेमिची कहता है तुम्हारी ज्यादा इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर फिर से मारने की। डीमन तो यहाँ पर शॉक्ड था, लेकिन वह उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है भले ही मैं कई बार यहाँ पर रिवाइव हो सकता हूँ, लेकिन ये स्टिल काफी ज्यादा हर्ट करता है। और वह डीमन को मारे जा रहा था और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण डीमन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डीमन अभी भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा था। वो कहने लगा जो मरने का दर्द है वो बिल्कुल हेल के समान मौजूद होता है। वो आगे सोचता है कि मैं उसे बैक करके पुश कर पा रहा हूँ। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है ब्लफ के कारण, मेरे पास और भी ज्यादा पावर आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये पावर उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वो दोनों फिर से फाइट करते हैं और बहुत समय फाइट होने के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी फिर से मारा जाता है और इस बार उसकी जो एजिलिटी है वो 50 पॉइंट तक 60 पॉइंट तक कमा दी जाती है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उसकी एजिलिटी 60 पॉइंट तक बढ़ा दी जाती है। वो कहने लगता है इस टाइम जो मेरी एजिलिटी है वो बफ्ट कर दी गई है और इसके साथ मैं उस मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकता हूँ। वो कहने लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा रफली फाइट कर पा रहे हो, रैली में ऐसा लगता है कि तुम अपने लिमिट पे आ चुके हो, लेकिन मेरी पावर है जो बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही मैं मरूंगा मैं तुम्हें और ज्यादा आसानी से मार पाऊंगा। हम देखते हैं वो उसकी एजिलिटी बढ़ने के कारण वो काफी ज्यादा स्पीड में मॉन्स्टर के पास चला जाता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन वह कुछ कर पाता, लेकिन इस पहले जो एमसी दबा उस मॉन्स्टर को यहाँ पर मार देता है। एमसी सोचने लगता तो ये इस चीज का यहाँ पर एंड था, लेकिन इस बार जो मॉन्स्टर था वो कम्प्लीटली मारा जाता है। वो कहता है कि अल्टीमेटली तुम्हारी जो लाइफ थी वो लिमिटेड थी और तुम्हारे पास कोई भी रिवाइविंग का चांस नहीं है और ना ही तुम इस चीज को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। वो कहता है व्हाटएवर, जो यहाँ पर हेल्थ चीज थी वो समथिंग एल्स थी। मुझे यहाँ पर जो इनफाइनाइट लाइफ, भले ही मैं उसके कारण अभी भी जिंदा हूँ। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम यहाँ पर फिर से जरूर मिलेंगे, भले ही तुम यहाँ पर हेल में जा रहे हो चाहे और कहीं जगह पे। वो बताता है कि जब समय आएगा हमें यहाँ पर एक जो फेयर फाइट है उसे जरूर से करेंगे। आगे हम देखते हैं ताकेमिची थककर काफी ज्यादा
टायर्ड हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। वो कहता है समाओ मैंने उसे हराने में कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान मैं भी दोबारा मारा जा चुका हूँ। भले ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन जो मेरी पावर है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है और जो मॉन्स्टर था वो सच में पावरफुल था। तभी वह अपने वेपन को देखता है जो कि पूरी तरीके से टूट चुका था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर दूसरा एक और भी अच्छा वेपन लेना चाहिए। वो बताता है कि जो सारे स्टोन्स है मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ पर हम देखते बहुत सारे मैजिक स्टोन्स मौजूद थे। तभी हमें मैजिक टावर के फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया जाता है जो कि सेफ एरिया था। हमें बताते हैं सेफ एरिया एंट्रेंस में होता है किसी भी फ्लोर के, जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर आ नहीं सकता। और वो एरिया लोगों को जो एडवेंचरर होते हैं, मतलब कि जो चैलेंजर होते हैं, उन्हें यहाँ पर रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। और इसी दौरान तुम यहाँ पर अपने मैजिक टावर के अंदर जो तुम्हारी ड्रॉप होते हैं उसे दूसरों से बांट सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो मर्चेंट वो इन इक्विपमेंट को खरीदते और बेचते हैं जो कि शॉप लगाए हुए होते हैं। तुम सारी चीजें सेव एरिया में कर सकते हो। वो बताने लगता है ऑफन इसी सेव एरिया के अंदर जो सारी चीजें हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। हमें उसे याद आता है कि उसने जो इनफाइनाइट रिवाइवल का स्टोन खरीदा था वो भी पहले जो फ्लोर था उसके एंट्रेंस के सामने खरीदा था जो कि सेफ जोन था। वो कहने लगता है ऑलराइट, अब जो एक जो स्वॉर्ड है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। हमने देखा था कि वो यहाँ पर दूसरी स्वॉर्ड को ले लेता है जो कि सिल्वर स्वॉर्ड होती है। तभी वो सोचने लगता है कि इसके जो प्राइस था वो काफी ज्यादा हाई था। जो मैंने सारे अभी के लिए जो जेम्स खरीदे थे, मतलब कि जो सारे स्टोन्स थे वो सारे के सारे जा चुके हैं। वो कहने लगता है नहीं नहीं, मैं उनको तो यहाँ पर फिर से खरीद सकता हूँ। वो कहने लगता है लेकिन मुझे इस तरीके से सोचना होगा कि मैंने खुद के ऊपर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो करके रखा है। तभी वो शॉक्ड होता है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे और वो लोग बातें कर रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा फूल है, उसने यहाँ पर सच में जो इनफाइनाइट रिवाइवल स्टोन है उसे खरीद लिया। दो लड़कियां भी कहती हैं ये बंदा काफी ज्यादा पुअर है। वो कहता है लोगों को यहाँ पर मालूम था कि यहाँ पर मैं कितना ज्यादा पिटफुल चैलेंजर हूँ। मैं एक बिल्कुल ट्रैश के समान हूँ जिसने एक ट्रैश स्कूल को संभाला है। लेकिन आगे भाई कहने लगता है जैसा कि सभी लोगों को इस बारे में पता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं यहाँ पर फूल हो चुका हूँ। सभी लोग उसके ऊपर अभी भी हंस रहे थे। वो बताता है जो इनफाइनाइट रिवाइवल है उसके साथ में सभी लोगों को लगता है कि वो काफी ज्यादा ट्रैश स्किल है। सभी लोग इसी बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे बंदा जिसे यहाँ पर इन्वर्जन नाम की स्किल मिल जाती है उसके लिए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक गॉड टियर स्किल के समान होने वाला है जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल एक्स इन्वर्जन होने वाला है। वो बोलता है कि जो स्किल है उसे सिर्फ मैं ही मास्टर कर सकता हूँ। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है ये कितना ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। वो खुद ही की तारीफ करके हंसे ही जा रहा था। तभी कोई चिल्लाता है तो क्या, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो एक प्लेस पर देखता है, बहुत सारे पीपल्स वहाँ पर मौजूद थे और कहने लगता है आखिरकार अब यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें 3 लोग दिखाए जाते थे। उनमें से एक बंदा कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ। जो 5th फ्लोर का मिड बॉस रूम है उसे मैं ही यहाँ पर चैलेंज करूंगा, जो कि यहाँ पर डोमिनेटर नागोसी सामा है। हमें उसका चेहरा दिखाता है। वो एक यहाँ पर फैट मैन होता है। उसे देखने के बाद एमजी कहने लगता है जो नागोसी यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें बताते हैं कि जो डोमिनेटर होता है वो एक टाइटल होता है जो उस बंदे को दिया जाता है जो कि किसी भी टॉवर के बॉस रूम को चैलेंज करके उसे सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है। और टॉवर की मदद से उसे टॉप टियर का एक जो इक्विपमेंट यूनिक इक्विपमेंट होता है वो दिया जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर टॉप फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और उस कारण से जो टॉप फ्लोर के बॉस के मर जाने के बाद जो टॉवर है वो पूरी जगह से यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। हमें बताते हैं ऐसे बहुत सारे टॉवर मौजूद हैं और जो नागोसी के पास जो स्किल इक्विपमेंट था वो काफी ज्यादा एक यूनिक लेवल का और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट था। वो कहने लगता है डोमिनेटर्स यूजुअली ऑर्डिनरी चैलेंज के द्वारा रिस्पेक्टेड किए जाते हैं, लेकिन नागोसी बहुत ही इनमें से ज्यादा अलग है। हम देखते हैं फोर्टमैन के साथ एक बंदा भी मौजूद था और एमसी सभी बातों को सुन रहा था, लेकिन तभी वो शॉक्ड होता है। वो कहने लगता है कि इससे जो पर्सन आर्ग्यू कर रहा है नागोसी से वो एक, तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहने लगते हैं तुम तो बस एक ऐसे पर्सन हो जो उसे चैलेंज करने वाले हो, जो कि एक लो टियर के टॉवर को चैलेंज किया करते थे। क्या तुम ऐसा नहीं करते थे? और ऐसा कोई भी कर सकता है। उसके साथ में एक लड़की थी, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। हम उन दोनों का चेहरा देखते, वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जो लड़की थी वो कहने लगती है कि तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए माना, ये अच्छी बात नहीं। हमें बताते हैं जो येलो बाल वाली लड़की होती है उसका नाम सेकिया माना होता है, जो लेवल 15 की चैलेंजर थी। और जो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुई थी उसका नाम सिरामेची यूरी था, जो कि लेवल 13 की चैलेंजर थी। माना कहने लगते हैं यूरी मुझे यहाँ पर जाने दो, हमने जो मिड रोप
मिड लेवल का बॉस रूम था, उसे पहले हमने ढूंढा था। आखिर कोई भी रैंडमली आकर जो फिट डोमिनेटर है वो हमसे इतने ज्यादा रिवॉर्ड को कैसे छीन सकते। तो डंजन को क्लियर हमारा करने का हक बनता है और जो रिवॉर्ड है वो भी हमें यहाँ पर मिलना वाला था, लेकिन यूरी उसे फिर से रोक देती। वो कहने लगती है कि मिड बॉस के जो रूम है उसे क्लियर करना वो काफी ज्यादा टेम्पटिंग हो सकता है, और आगे वो कहती उसका जो डेंजर है वो भी काफी ज्यादा है। अगर हम उसे यहाँ पर नागोशीजामा को दे देते हैं तो माइट अदर्स को यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन हम खुद में उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो वो भी चुप हो जाती है। अभी नागोशी कहने लगता है ऐसा लगता है तुम लोगों की जो कंजर्वेशन है वो सेटल हो चुकी है। जो यूरी और माना होती है वो दोनों ही कुछ नहीं कहती। वो कहने लगती है बैडल तुम जो लिटिल गर्ल्स हो तुम्हें अपनी बात को के ऊपर रहना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर कीप क्वाइट रहो और बस देखती जाओ। जो मेरे पास इक्विपमेंट है यूनिक ग्रेड का, वो यहाँ पर मैं डोमिनेटर किस तरीके से उसकी मदद से बॉस को मारता हूँ। वो कहता है तुम जरा इसे देखो, जो मेरा यहाँ पर मेमेसिस एगिस है जो कि शील्ड का नाम था। वो कहने लगता है इससे मैं किसी भी प्रकार के अटैक को डॉज कर सकता हूँ। उसके जो तीनों साथी थे और वो तीनों ही यहाँ पर इविल लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर किसी और का जो डंजन था उसे चुरा लिया था। लेकिन इस चीज के लिए माना और यूरी कुछ नहीं कर पाते, वो शांति रहते हैं। तभी उन्हें कोई बुलाता है माना और यूरी तो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ताकेमीची था। वो कहने लगती है यशीतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे यशीतो बुलाती है, लेकिन हम ताकेमीची ही कहने वाले हैं। लेकिन उनके बीच में से तभी नागोशी वहाँ पर आ जाता है। वो कहने लगा जरा देखो यहाँ पर कौन है, जो कि यहाँ पर ताकेमीची। वो काफी ज्यादा डिविल तरीके से हंस रहा था। वो कहने लगता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर सुना है एक यहाँ पर जो सिटी मर्चेंट है उससे यहाँ ने एक सिटी क्लास की जो मैजिक स्किल है उसे यहाँ पर परचेज कर लिया। वो उसे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगता है कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा फैट रखे हो कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइटेड कर दिए जाते हो, मतलब कि कोई भी तुम्हें मूर्ख बनाकर यहाँ पर चला जाता है। हमारा जो एमसी ताकेमीची था वो उससे कुछ भी नहीं कहता बल्कि लंबी सांस लेता है। तभी वो माना और यूरी से कहने लगता है बोथ ऑफ यू क्या तुम मेरे साथ जो मिड रेंज का बॉस मॉन्स्टर है उसे यहाँ पर नागोशी और सभी के साथ क्लियर करना चाहती हो। तभी यहाँ पर जो माना थी वो कहने लगती है ताकि तुम भी यही चाहते हो हम हमारे डंजन को उनको दे दे। यूरी कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी ताकेमीची कहता है तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए। तो जब हम मिड रूम को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम तीनों मिलकर यहाँ पर जो बॉस रूम है उसे जो टॉप में मौजूद है उसे चैलेंज करने वाले हैं। इस बारे में तुम लोग क्या कहती और मेरी स्पीड और पावर के साथ जो नागोशी है वो लोग भी यहाँ पर कुछ काम आने वाले हैं। हम मिलकर उसे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और तुम उनके साथ टीम अप भी कर सकती हो। यूरी उस बारे में शॉक्ड थी और वो कहने लगती है ताकेमीची आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ताकेमीची कहता है मैं बस कुछ बकवास नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वो कहने लगती है क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्रॉपर प्लान है। ताकेमीची कहता है हाँ मेरे पास प्लान है। तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे गाली देता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ताकेमीची की स्पीड काफी ज्यादा होती है, वह उसे डॉज कर लेता है क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था। नागोशी कहता है तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर वीक होने के कारण बुली कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर मेरे साथ एक ही टीम में बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए कैसे जा सकते हो। वो अपनी शील्ड की मदद से उसे अटैक करता है, वो कई बार अटैक करता है, लेकिन जो ताकेमीची था वो उसे बड़ी आसानी से डॉज करते जाता है। नागोशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम ऐसा ही चलने के कारण हम देखते हैं वो अपने बैलेंस को खोने के कारण वहीं पर गिर जाता है। ताकेमीची उसी को देखे जा रहा था। उस गिरने के बाद उसके दो चमचे होते हैं। वो कहते हैं नागोशी यहाँ मतलब कि उससे बॉस से होता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। नागोशी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, आखिरकार यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो ताकेमीची उसके पीछे आ जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार तुम कितनी और ज्यादा समय तक यहाँ पर ग्राउंड पर रोल करने वाले हो, और वो उसको साइड करके चला जाता है। नागोशी कुछ भी नहीं कह पाता। आगे जाकर वो माना और यूरी से कहता है कि हम यहाँ पर चल सकते हैं, और मैं वैसे भी जो डोमिनेटिंग साबा नागोशी है उसकी ग्रेट चैलेंज इसको यहाँ पर देखना चाहता हूँ। आखिरकार जो मिड बॉस है कैसे चैलेंज करने वाला है, और वो सभी लोग जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और आगे हमें मैजिक टावर के 4th फ्लोर पर दिखाया जाता है। जो उनकी पार्टी थी नागोशी के साथ 3 लोग मौजूद थे और माना, यूरी और ताकेमीची भी मौजूद थे। वो लोग जाते हैं। तभी माना कहती है कि ताकेमीची क्या ये हमारे लिए सेफ होगा कि हम नागोशी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा कंसर्न और यूरी काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी माना कहती है कि मैं तो बस इस बारे में पूछ रही थी क्योंकि जैसे तुम्हें लगता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, असल में वो इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं। यूरी कहती है मुझे भी इसी बात की चिंता है क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनके जो स्ट्रॉन्ग होने का तरीका है उसे हम रियली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमें फाइट में पकड़ लिया तो वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला और हमें यहाँ पर मारे जा सकते हैं। लेकिन ताकेमीची कहता है तुम्हें डोंट बी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सारी चीजें फाइन होंगी। वो काफी ज्यादा केयर फ्री लग रहा था। ये उसका बिहेवियर उन दोनों को समझ में नहीं आता। ताकेमीची सोचने लगता है माना और यूरी वो दोनों ही चैलेंजर मुझे यहाँ पर मैजिक टावर के शुरुआत समय में मिले हुई थी। वो कहने लगता है जो माना है वो लेवल 15 पे है और जो यूरी
उसकी लेवल 13 है। हम देखते हैं वो दोनों ही ज्यादा यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो कहने लगता है उनके कंपेयर में तो मैं सिर्फ लेवल 8 पर हूँ और ये परफेक्टली नेचुरल है उन्हें इतना ज्यादा चिंता करना। वो वैसे भी बोलता है करंट में मैं काफी ज्यादा मानव अफ के कारण मेरी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन रिगार्डलेस जो मेरी लेवल है उनसे काफी ज्यादा कम है और जो मेरे स्टैक से वो काफी ज्यादा बड़े हुई हैं। लेकिन अगर हम फाइट में पड़ जाते हैं तो मैं इन लोगों को आसानी से बचा सकता हूँ और जो मॉन्स्टर है उसे आसानी से मार भी सकता हूँ। वो सभी लोग जाते ही जा रहे थे, तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है ताकेमीची तुम्हें मेरे जो अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए। आखिरकार हम लोग जो मिड बॉस है उसे कैसे डिफीट करने वाले हैं, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर ही रहना होगा। अगर कोई मॉन्स्टर या फिर स्मॉल फ्राई आ जाता है तुम्हारे अगेंस्ट में तो हम कोई भी हेल्प नहीं करने वाले। ताकेमीची कहने लगता है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा दिया और मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर पहले तो खुद ही घबरा रहे हो, लेकिन मैंने सही सोचा था। ये डंजन में आने के बाद अपने आप को काफी अच्छे से संभाल लेता है। तभी वहां पर एक अर्थक्वेक टाइप का आ जाता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। तभी नागोशी देखता है आगे और हमें दिखाते हैं एक जो मॉन्स्टर था उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वह शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है और उसे बड़ी ही आसानी से पीछे धकेल देता है। हम देखते हैं वो एक यहाँ पर लिजार्डमैन मॉन्स्टर था जो कि काफी जोर से चिल्लाता है। नागोशी कहने लगता है कि ये तो बस एक सिंगल लिजार्डमैन है, क्या तुम्हें लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा दूंगा। ताकेमीची उसे रोकने की कोशिश करता क्योंकि वो समझ चुका था कि जो मॉन्स्टर है वो अकेले नहीं रह सकते, लेकिन जो नागोशी उसे देखता है लेकिन तब भी आगे बढ़ता है। ताकेमीची कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनके ऊपर हमें काफी ज्यादा लिजार्डमैन दिखाए जाते हैं। उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी और उन सभी को वो लिजार्डमैन यहाँ पर ग्रुप बनाकर घेर लेते हैं। वो यहाँ पर घिर चुके थे, उन्हें जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। नागोशी तभी चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार क्या चल रहा है, इतने ज्यादा जो लिजार्डमैन है वो कैसे मौजूद है? तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो इसका कलर यहाँ पर रेड था और बाकी के मॉन्स्टर का कलर यहाँ पर ब्लू था। हमें बताते हैं जो इनका कलर है वो उनकी कमांडर की पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर रेड कलर था वो लिजार्डमैन कमांडर होता है, एक सुपीरियर स्पीसीज जो कि जो लिजार्डमैन है उन्हें यहाँ पर कमांड करने के लिए यूज किया जाता है। जो था वो सभी से फाइट करने के लिए कह देता है। जो लिजार्डमैन होते हैं वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ताकेमीची भी फाइट करने के लिए बिल्कुल ज्यादा तैयार था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन तभी जो यूरी और माना थी वो दोनों ही एक एक साइड से ताकेमीची को प्रोटेक्ट करने लगती हैं और वो बड़ी अच्छी से उसे डिफेंड कर रही थी। ताकेमीची काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है इट्स ओके, मैं अपने आप से भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन वो दोनों ही कहते हैं इस सिचुएशन में तुम्हें टफ बनने की कोई भी जरूरत नहीं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हम देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा डरी थी, लेकिन वो फिर भी ताकेमीची को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो देखता है और काफी ज्यादा खुश होता है। तभी माना कहती है कि जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारी जो लीग है उससे काफी ज्यादा अलग है। ताकेमीची उनसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तभी यूरी भी कहती है ताकेमीची यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। और वह उससे कहती है प्लीज तुम्हें यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। माना काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारते जा रही थी और यूरी भी वो कहते हैं हम यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। हम नागोशी और उसकी टीम को भी देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे। ताकेमीची कहता है तुम गाइस, और हमें बताते हैं नागोशी टीम जो होती है वो एक साइड से फाइट कर रहे थे और माना और यूरी एक साइड से प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो बीच में ताकेमीची खड़ा हुआ था जिसके पास वो लोग एक भी मॉन्स्टर को नहीं आने दे रहे थे। वो सोचने लगता है कि सभी लोगों का शुक्रिया कि मैं तो बस एक यहाँ पर जो लेवलिटी हूँ, लेकिन यहाँ पर वादा क्या चल रहा है, ये काफी ज्यादा सिटी फीलिंग है जिससे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। तभी हम नागोशी को देखते हैं जिसकी फाइट कमांडर से हो जाती है और कमांडर बीच में आकर उसे काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। वो चिल्लाते हुए पीछे आ जाता है, लेकिन अभी भी वो ठीक था और आराम से बैलेंस कर लेता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर फील कर लेता है कि उसका जो पैर था वो एक ट्रैप पे पड़ जाता है। ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके बीच में जो हमारा ताकेमीची था वो खड़ा हुआ होता। जो नागोशी था वो उस ट्रैप के कारण तो बच जाता है, लेकिन ताकेमीची उस ट्रैप से नहीं बच पाता, उस ट्रैप के अंदर चला जाता है। सभी लोग उसे चिल्ला रहे होते हैं। मानो यूरी उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न थे। तभी गिरते हुए जो ताकेमीची था वो कहने लगता है नागोशी ने इस ट्रैप को ओपन किया था, लेकिन आखिरकार मैं क्यों गिर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर नागोशी को होना चाहिए था। हमें नरेटर बताता है जो मैजिक टावर हार्मन का होता है। हार्मन एक जो यहाँ पर मैजिक टावर का क्रिएटर है उसके नेम को एम्प्लाइज करता है। वो बताता है कि उसके नाम के अनुसार इस टावर के अंदर चैलेंजर के लिए काफी ज्यादा ट्रैप्स उन्हें बनाए गए हैं जो कि उन्हें टावर के अंदर कभी भी मार सकते हैं। ताकेमीची गिरते जा रहा था, लेकिन वो कहता है हाउएवर और वह अपनी पावर को यूज करता है और कहता है कि इस काइंड ऑफ ट्रैप होते हैं वो मुझे यहाँ पर और ज्यादा तक समय तक नहीं रख सकते। वो अपनी पावर के जरिए और जो स्टोन गिर रहे थे उनकी मदद से सेफली यहाँ पर नीचे लैंड कर जाता है। तभी वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं है और वह सेफली लैंड कर चुका था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद थे और वो सारे के सारे कमांडर लेवल के मौजूद थे।
वो यहाँ पर ताकीमीची को ही देख रहे थे। वो कहने लगते हैं वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ से भाग सकता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा है। वो कहने लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर फंसा कर मारना चाहते थे, अब तुम लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि मैं भी यहाँ पर जो फीलिंग ऊपर मुझे महसूस हो रही थी कि मैं फाइट नहीं कर पाया रहा था, उससे मैं एनफ हो चुका हूँ। हम देखते हैं वह अपने डेविलस और किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो सारे टैप है तुमने मुझे मारने के लिए यूज किया था। आखिरकार तुम कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, तुम सारे लोग मेरे साथ एक साथ फाइट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी को वापस यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला और ये एक अच्छा मौका है, तुम मुझे यहाँ पर हेल्प कर सकते हो मेरी जो न्यू स्वॉर्ड है उसको यहाँ पर ट्राई करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें सुन रियलाइज हो जाएगा कि जो तुमने यहाँ पर किया है वो तुम्हारी सबसे ज्यादा गलती होने वाली थी, क्योंकि तुमने मुझे इस प्लेस पर लाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से उन सभी जो सिटी लिजार्ड मैन थे उन्हें मारने लगता है और आगे वो लिजार्ड्समैन को देखते हुए कहता है जो सारे के सारे लिजार्ड्समैन हैं वो एक हाई रैंक के डीमंस हैं और अभी तक के मैंने जितने भी मॉन्स्टर से फाइट किया है उनमें से ये काफी ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसे अपोनेंट है जो कि मैंने अभी तक इनको नहीं मारा। तभी एक जो लिजार्डमैन कमांडर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है लेकिन तुम इतनी आसानी से मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। हम देखते हैं भाई उस मॉन्स्टर के अटैक को पहले डॉज कर लेता है और उसके बाद उसे एक ही अटैक में मार देता है। वो कहने लगता है मैं तुम जैसे कई सारों को एक साथ पीट सकता हूँ। जो सारे मॉन्स्टर थे वो एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उन सभी को मारे जा रहा था और उसे इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई उन्हें भी मार देता है और आगे कहता है अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्ही ने जो ट्रैप बनाया था वो मुझे यहाँ पर मारने के लिए बनाया था, आखिरकार अब तुम लोग सामने क्यों नहीं आ रहे और भागने के बारे में क्यों सोच रहे हो। बहुत सारे मॉन्स्टर्स अभी भी वहाँ पर मौजूद थे। वो सभी से कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आकर मुझे मारो। और वो काफी ज्यादा ईविल लग रहा था। सभी मॉन्स्टर उसकी प्रोवोकेशन के कारण काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं और भाई जो ताकेमीची था वो उन सभी की ओर मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर प्रॉपरली फाइट कर सकता हूँ। जो सारे के सारे अगेंस्ट है मेरे मॉन्स्टर उनका नंबर काफी ज्यादा है और मुझे यहाँ पर किसी भी बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। वो बड़ी ही आसानी से उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था। वो कहता है कि अब मैं एक ऐसा बंदा नहीं रह चुका हूँ जिसे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो। वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो कहने लगता है जो सारे बचे हुए मॉन्स्टर्स थे वो काफी ज्यादा डर जाते थे, तुम इतने ज्यादा क्यों डर चुके हो, क्या तुम मरने से डराते हो, आखिरकार अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये किस तरीके की फीलिंग होती है कि जो तुम्हें यहाँ पर मरने का डर होता है वो कितना ज्यादा खराब होता है। वैसे भी मैं ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर ही चुका हूँ, अब तुम लोगों की बारी है। वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरा हुआ था। एमजी कहता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें इंस्टेंटली यहाँ पर खत्म कर दूंगा। कुछ ही देर में वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है फाइनली जो सारे के सारे हैं वो फिनिश हो चुके हैं। तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उस डोर से जाने लगता है। वो कहता है शायद इसके जरिए मैं ऊपर जा सकता हूँ और कुछ ही टाइम बाद वो एक डोर से बाहर निकल के आ जाता है। वो कहने लगता है क्लाइंबिंग वापस गिर जाने के बाद ये काफी ज्यादा यहाँ पर टायरिंग है। तभी हम देखते हैं भाई सच में ऊपर आ जाता है जहाँ पर माना और यूरी पहले से मौजूद थे। वो आकर उसके पास आ जाती हैं और कहने लगती हैं ताकेमीची क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। जो यूरी होती है वो चेक करने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं इंजरी हुई है, क्या तुम सच में यहाँ पर ठीक हो। वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रही थी। भाई ताकेमीची को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक हो। तभी वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आना चाहती थी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था कि जो ट्रैप्स था वो कहाँ तक ले जाने वाला है और जो नीचे जाने का रास्ता है वो कहाँ पर था। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक दरवाजे को देखते हैं जो कि बिल्कुल सामने ही था और वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे नीचे, लेकिन तभी भी कुछ नहीं कहता। माना कहने लगते हैं हमें नहीं पता था कि तुम यहीं पर मिल जाने वाले हो, इसलिए हमने वहाँ पर चेक नहीं किया, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा ठीक कैसे हो। वो पूछने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया, क्या तुम्हें कोई मॉन्स्टर मिला था। लेकिन हम ताकेमीची थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है नहीं मुझे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। तब की हमें बताते हैं उसने वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स के यहाँ पर ढेर लगा दिए थे। वो कहने लगता है कि मुझे पूरी ट्रैप्स में कोई भी यहाँ पर इशू नहीं हुआ, लेकिन तभी कहता है कि मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ जो नागोसी और बाकी की टीम है वो कहाँ पर मौजूद है। वो कहने लगते हैं तुम उस बंदे की बात कर रहे हो, तुम ट्रैप में उस होल में उसी की वजह से गिरे थे, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा मैं यहाँ पर जो लिजार्डमैन के ग्रुप को कैसे न कैसे करके हरा चुकी थी। लेकिन जो नागोसी है उसे यही लग रहा था कि तुम यहाँ पर मारे जा चुके हो और वो क्विकली बॉस रूम को यहाँ पर फाइट करने के लिए चला जाता है। देखते हैं जो यहाँ पर माना थी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि नागोसी की वजह से यहाँ पर ताकेमीची ट्रैप के अंदर गिरा था। लेकिन ताकेमीची कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं, नागोसी हमेशा से ही इसी प्रकार का था, क्या तुम्हें नहीं पता। लेकिन वो फिर भी कहती है। तभी ताकेमीची कहता है माना और यूरी तुम दोनों का बहुत
बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं और फिर हंसने लगती हैं। वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आगे वो सभी को जल्दी जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम नागोसी और पूरी टीम को आगे जल्द से जल्द कैचअप कर लेते हैं। और वो आगे पीछे मुड़कर देखता है, तभी किसी चीज को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है पीछे एक लिजार्ड मैन मौजूद था। वो कहने लगता है ये क्रिएचर जो नागोसी उसकी टीम फाइट कर रहे थे, उन्होंने इसे डिफीट करने के लिए फेल हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद था। तभी वो जल्दी से मुड़ता है। हम देखते हैं वो यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। ताकेमीची यूरी को संभलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पीछे मॉन्स्टर था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यूरी इस चीज को नहीं देख पाती। जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है, जो लिजार्डमैन कमांडर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो यूरी थी वो उतने फास्ट तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती, बल्कि माना भी उसे थोड़ा देखने के लिए मुड़ती है। लेकिन जब वो पलक झपकाती है उसके सामने से ताकेमीची गायब हो जाता है और वो बहुत ही स्पीड यूरी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। और लिजार्डमैन के अटैक को वो खुद ही डिफेंड कर लेता है। उसे बहुत पीछे धकेलने के कारण, उसे अपने सामने देखने के कारण जो यूरी होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ताकेमीची, लेकिन तभी माना थी वो कहती है कि तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। वह अपने स्वॉर्ड की मदद से उस लिजार्डमैन को मार देती है। और जो ताकेमीची था वो उसे देखता है कि वो मरा है कि नहीं, और जो यूरी है उसे बचा लेते हैं। माना कहती है ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। तभी यूरी ताकेमीची के पास आ जाती है और उसके पास आने के बाद कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताकेमीची को। ताकेमीची कहता है नहीं नहीं कोई भी जरूरत नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मैंने टाइम पे आकर तुम्हें बचा लिया। जो माना होती है वो उन दोनों को बड़े ही अलग तरीके से देख रही थी। जो यूरी थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन तभी माना कहती है एनीवे मुझे ये बताओ आखिरकार तुमने जो उसके अटैक को इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से रिएक्ट कैसे किया। अभी के अभी वह ताकेमीची से पूछ रही होती है। ताकेमीची बताता है मैं यहाँ पर किसी काम आ सकता हूँ, और वैसे भी मैं अभी और ज्यादा समय तक एक डेड वेट बल्कि नहीं रह सकता। वो लोग जाने के लिए तैयार थे। तभी कुछ समय बाद हमें 5th टावर में दिखाया जाता है, मतलब कि मैजिक टावर के 5th फ्लोर पर वो लोग जा रहे थे। जो माना और यूरी थी वो बात करते जा रहे थे। ताकेमीची अपनी चीजों को देखता है। वो बताता है कि जो ह्यूज अमाउंट का पॉइंट है वो मेरी स्किल्स में जुड़ गया है, जो कि लिजार्डमैन कमांडर को मारने के कारण था। उसकी लेवल 8 से लेवल 10 पर पहुंच जाता है। उसकी HP को 40 पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। अटैक पावर +2 पॉइंट हो जाती है, और साथ ही में उसकी 1% कुछ चीजों को और बढ़ा दिया जाता है। वो कहता है कि जो मेरी लेवल्स हैं वो ट्वाइस यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो किसी चीज के लिए शॉक्ड था। वो कहता है मेरे जो स्टेटस तो इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि लेवल अप होने के कारण है। वो बताता है कि जो लेवल अप है वो किसी भी प्रकार के ब्लफ और डिबफ में नहीं आता। इस कारण से वो इन्वर्जन स्किल है उसके किसी भी अफेक्टेड में नहीं आता। इसी कारण जो इन्वर्जन स्किल है वो मेरे किसी भी इस प्रकार के मतलब कि अटैक पर पॉइंट है उन्हें टारगेट नहीं कर सकती। तभी वो कहता है अगर मैं और बारे में सोचूं, जो मेरे यहाँ पर अटैक की पावर बढ़ी है वो कोई यहाँ पर ज्यादा कम नहीं है। वो इसी बारे में सोच रहा था क्योंकि वो बस +2 ही पॉइंट हुआ। वो बताता है मैंने इतने ज्यादा मॉन्स्टर के बारे में सोचा। माना और यूरी अपनी ही चीजों में लगे हुए थे। हम देखते हैं इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद भी उसकी पावर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी थी, बल्कि जो लेवल अप पॉइंट थे वो ही अकेले बढ़े थे। वो बताता है जो कॉम्बिनेशन डेथ पेनल्टी और इन्वर्जन का है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इस कारण से वो कहता है जो स्किल सीरियसली ओवर पावर्ड हो जाती है, और वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था इस चीज को देखने के। अभी यूरी कहती है कि ताकेमीची जरा सामने देखो। हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर के रूम पे आ जाते हैं, जो कि 5th फ्लोर का मिड बॉस रूम था। तभी जो माना होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर जो हार्मिस के टावर मैजिक टावर होते हैं उन्हें प्रेडिक्ट किया गया है उनके अंदर 10 फ्लोर्स होते हैं, लेकिन जो टावर का मिडिल पार्ट है वो अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, इसलिए यही इसका फाइनल फ्लोर हो सकता है। यूरी और जो मैं थे वो मैं ही 2 लोग थे जिन्हें इस डंजन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। लेकिन तब हम जब लोग वापस आते हैं 1st फ्लोर पे फाइट को प्रिपेयर करने के लिए, जो नागोसी था वो हमें कैच कर लेता है। और इसी चीज को सोचने के बारे में ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और वह ताकेमीची के ऊपर चिल्ला रही थी। जो वो यूरी थी उसे काम डाउन करने की कोशिश की थी, और वो कहती है तुम एक अच्छी लड़की, तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। हम देखते हैं वह कुत्तों की तरह भौंक रही थी, और यहाँ पर ताकेमीची भी इसी बारे में सोच रहा था। आगे ताकेमीची कहता है नागोसी और जो बाकी सब हैं वो यहाँ पर आगे ही होंगे, हम उन्हें जाकर कैचअप कर सकते हैं। वो कहने लगता है कि भले ही हमारे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, और अगर हम किसी भी स्ट्रेटेजी को क्यों ना अपना ले, लेकिन जो मिड बॉस रूम होता है उसे यहाँ पर सीरियसली लेने की जरूरत है। और वह बॉस रूम को खोल देते हैं। अंदर जाते ही उन्हें यहाँ एक बंदा उड़ते हुए दिखाई देता है, जिसे वह देखते हैं कि वह सीधे देखभाल से जाकर तकड़ा जाता है। वो काफी ज्यादा इस चीज से शॉक्ड लग रहे थे। जो बंदा था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हम नागोसी को देखते हैं, जो लोगों को देखता है। वो कहता है ताकेमीची तो तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो। वो कहता है कि जरा तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम में और हम में यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो बताता है जो मिड बॉस रूम है, जो यहाँ पर इस रूम को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं इसे कितनी आसानी से डिफेक्ट कर सकता हूँ। हम बॉस को देख, जो कि यहाँ पर एक ऑर्क लॉर्ड था।
वो नागोशी के ऊपर अटैक कर देता है। नागोशी भी फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन जो ताकेमीची था वह उसे चिल्लाता है, लेकिन नागोशी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे कंसर्न की कोई भी जरूरत नहीं, संबल लाइक यू, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कमजोर है। हम देखते हैं वह उसके अटैक को हेड ऑन ले लेता है, क्योंकि उसके पास जो शील्ड मौजूद थी वो की एक यूनिक आइटम था। वो शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उस वजह से वह मॉन्स्टर के अटैक को भी रोक लेता है। वो कहने लगता है इस तरीके के जो अटैक है वो मेरी जो शील्ड है उसके आर पार भी नहीं हो सकते। और उस अटैक को डॉज करने के बाद भाई कहता है कि यहाँ पर पहले जो फाइट हुई थी यहाँ पर लिजार्ड मैन के साथ, मैं तो यहाँ पर ज्यादा नंबर होने के कारण सरप्राइज अटैक उन्होंने ज्यादा किए थे, इस कारण से मैंने अपने गार्ड को सरप्राइज अटैक के कारण डार्क डाउन कर दिया था, इस कारण से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगर बात एक हेड ऑन हेड फाइट, वो भी 1-on-1 फाइट की आती है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और यहाँ पर तो मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे अपनी शील्ड पर काफी ज्यादा भरोसा था और आगे भाई ताकेमीची से कहता है कि तुम कहीं और नहीं दे सकते, मैं तुम्हें अपने बीच का जो क्लियर डिफरेंस है वो बताने वाला हूँ। और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट हो जाती है। जो बॉस था वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। नागोशी कहता है कि तुम जैसा जो स्मॉल फ्राई है, मैं उसे बताऊंगा कि जो ओरिजिनल पावर होती है वो कैसे होती है। आगे हमें यूरी को देखते हैं, भाई एक बंदे से कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हमने समाओ, मैंने अपने आप को बचा कर रखा है, लेकिन जो नागोशी सामा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इवन दो मैं भी पावरफुल हूँ, लेकिन मैं एक ही अटैक के कारण इतने दूर उड़ के आ चुका हूँ, लेकिन वो गाय अकेले ही उस बॉस के सारे अटैक को झेल रहा है और उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी नागोशी को देखते हैं, वो कहने लगता है तुम ताकेमीची कहीं और नहीं देख सकते, तुम्हें मुझे ही देखना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पावर को जो बताने वाला हूँ। बॉस मॉन्स्टर की और उनकी फिर से पढ़ाई होती है, जहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर यूज हो रहा था, पूरी प्लेस यहाँ पर टूट रही थी। ताकेमीची इसी चीज को देख रहा था, लेकिन जो नागोशी था हंसते हुए उस मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट कर रहा था। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भी ज्यादा पावरफुल अटैक से नागोशी के ऊपर अटैक करता है। वो बहुत सारे अटैक को करता है, लेकिन नागोशी अपनी शील्ड की मदद से उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है। वो बताता है जो मिड बॉस रहता है उसकी पावर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी जैसी जो पावर है वो मेरी यहाँ पर जो शील्ड है वो ऑटोमेटिकली उस अटैक को ब्लॉक कर सकती है। और इस तरीके की जो चैलेंज है नागोशी के लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए आसानी से विन हो सकती है। और हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर से ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। वह अपने तीनों के ग्रुप के साथ बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही यहाँ पर हैंडल कर रहा था। जो ताकेमीची था उनको देखकर सोचने लगता है कि एक जो आइटम है तुमने मैजिक टॉवर के बॉस से रिसीव किया है, उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा, क्योंकि वो उसकी जो पावर है वो एक यूनिक इक्विपमेंट के कारण बढ़ जाती है। वो बताता है नागोशी की जो पर्सनल स्टेटस है वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि उसकी पूरी टीम ही बकवास है। वो बताता है लेकिन उसके पास जो शील्ड मौजूद है वो एक यहाँ पर परफेक्टली इक्विपमेंट है, जो कि मिड बॉस के समय यहाँ पर काफी अच्छे से उनके अटैक को डिफेंड कर सकता है। जो बॉस था अभी भी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन नागोशी अभी भी हंसते हो उनके सारे अटैक्स को यहाँ पर आसानी से ब्लॉक कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे अटैक्स हैं वो काफी ज्यादा प्रिटी अच्छे हैं, लेकिन मेरी शील्ड के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अटैक को डॉज करने के बाद वह अपने टीम मेंबर से बोलता है अभी हमारा समय है अटैक करने का, और वह मिलकर जो मिड बॉस होता है उसे मारने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद हम देखते हैं बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और फाइनल ब्लो देने के लिए नागोशी उसके ऊपर जंप करता है और कहता है अब हमारी बारी है, तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अपने सिर को नीचे झुकाने के कारण वह अपनी शील्ड की मदद से उसके सिर पर ही अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। जो डीमन था वो उसे नहीं रोक पाता और जो ऑर्क लॉर्ड था वो फाइनली मारा जाता है। तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है ताकेमीची तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जो हमारी चैलेंजर की जो ट्रू पावर है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। वो खुद की यहाँ पर तारीफ किए जा रहा था। तभी ताकेमीची हंसता है और कहता है बेल मैं यहाँ पर ट्रूली अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि जो यहाँ पर यूनिक इक्विपमेंट की पावर होती है वो सच में काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो यहाँ पर नागोशी था वो अभी भी अपनी ही पावर की बढ़वाई करते जा रहा था। वो कहने लगता है तुम्हारे जैसे जो स्मॉल फ्राइज होते हैं वो इस तरीके के मिड बॉस को कभी भी टेक डाउन नहीं कर पाएंगे। हम माना को देखते हैं, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। यूरी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। नागोशी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता भी नहीं कि जो ग्रोट नागोशी सामा है, तुम्हें उसकी पावर को यहाँ पर अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए। तभी उसके पीछे जो एक बंदा था वो कहने लगता है नागोशी सामा जरा तुम्हारे पीछे देखो। नागोशी कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वह बंदा कहता है कि पीछे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है, क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं लगता। तभी वो सारे के सारे लोग पीछे की चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक जो क्रेट चेस्ट होती है वो ओपन हो जाती। तभी नागोशी सभी को हटाते हुए कहता है मूव हो जाओ, इस चीज को तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली जो सुपर रेयर आइटम है उससे के साथ मिलने वाला है। और वो उसी साइड जाने लगता है और वो उसके पास पहुंचने के बाद वो कहने लगता है ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी चेस्ट है, जो कि यहाँ पर एग्निस मैग्निस उसकी जो शील्ड होती है उस समय मिली थी। इस बात को सुनने के जो ताकेमीची था उसके मन में सारी यहाँ पर ख्याल आ जाती हैं, जबकि उसे यहाँ पर गोल्ड लेवल का रेयर स्टोन मिला था। किस तरीके से वो सारा का सारा लोगों को लालच देने के लिए था और वो सारा
का सारा ट्रैप करने के लिए बनाया था। उसे पूरी मेमोरी याद आ जाती है। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि एक यूनिक आइटम को कंटेंट करने के लिए एक इम्प्रेसिव चेस्ट की जरूरत होती है, जो कि रिवार्ड 5th फ्लोर मिड बॉस का है। तभी वो नागोसी से रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन भाई नहीं रुकता। वो कहता है कि हमने अपने जो गार्ड है उसे डाउन कर दिया और भाई करना चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगता है एक मोमेंट के लिए हम सभी लोग यहाँ पर भूल चुके थे कि जो टावर होता है वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसके अंदर इतने ज्यादा ट्रैप्स बनाए गए हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हम नागोसी को देखते हैं, उसने चेस्ट को खोल लिया था लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन उस वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है। पूरे में येलो लाइट छा जाती है। सभी लोग कंफ्यूज थे। वो कहने लगते हैं क्या चल रहा है, लेकिन पूरी प्लेस को लाइट कवर कर लेती है और वो लोग किसी और ही जगह पे आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। ताकेमिची भी यही कह रहा था। माने कहने लगती है कि ये तो मुझे मिड बॉस रूम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी जो नागोसी था वो कहने लगता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ताकेमिची कहता है नागोसी था वो कहने लगता है ये प्रेशर जो कोई रूम से आ रहा है वो मुझे यहाँ पर उसी फीलिंग को दे रहा है जो मैंने उस प्लेस से महसूस की थी। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। ताकेमिची कहने लगता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तभी नागोसी बताता है कि मैं मैजिक टावर के टॉप फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोग यहाँ पर शॉक्ड थे क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी। बहुत सारे जो माना के सर्कल थे वो बने हुए थे और हमें वहां पर किसी को बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी और बोर और कोई नहीं बल्कि टॉप फ्लोर का मिड बॉस मतलब कि फाइनल बॉस था। हम देखते हैं उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी। वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो समझ जाते हैं कि वो फाइनल बॉस रूम में यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता आगे उनके सामने क्या होने वाला है। उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बॉस और मॉन्स्टर से फाइट कर सके। हम देखते हैं अपनी पावर को शो करता है और काफी ज्यादा प्रेशर भी महसूस कराता है। इस चीज को देखने के बाद ताकेमिची कहने लगता है क्या ये यहाँ पर सच में बॉस रूम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी उन सभी लोगों के पास एक विंडोज पॉपअप होती है जिसमें बताते हैं एक फोर्सफुल टेलीपोर्टेशन का यूज करने के बाद तुम लोगों को कंफर्म कर दिया जाता है कि तुम लोगों को अब बॉस रूम में बॉस से फाइट होने वाली है। इस चीज को देखने के बाद ताकेमिची कहने लगता है सीरियसली इसका मतलब तो यही है जो यहाँ पर मास्टर है इस मैजिक टावर का वो अभी हमारे सामने मौजूद है। हमें बताते हैं जो मॉन्स्टर था वो ऑर्क एम्परर होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ी साइज का होने के कारण बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। हम देखते हैं वो एक जंप के साथ सीधे उनके ऊपर फाइट करने के लिए आ जाता है और उन सभी के ऊपर एक जोरदार अपने वेपन की मदद से स्लैम देता है। सभी लोग उस चीज को डॉज कर लेते हैं, लेकिन ताकेमिची सोच रहा था कि ये बॉस मॉन्स्टर है, ये काफी ज्यादा पूरी तरीके से डिफरेंट लेवल है। जितने भी मॉन्स्टर्स को हमने अभी तक झेला है मेरे अलावा किसी के पास भी इतने ज्यादा इनफ स्ट्रेंथ नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ सके। हम इस मॉन्स्टर के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। जो माना और यूरी थी वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। ताकेमिची नागोसी से पीछे हट जाने के लिए कहता है कि वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें हेड ऑन फाइट नहीं करनी चाहिए। लेकिन नागोसी कहता है कि तुम्हें ज्यादा बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं किड, तुम्हें यहाँ पर पीछे रहना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ था, लेकिन तब भी वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और ताकेमिची से पीछे हट जाने के लिए कहता है। ताकेमिची उसे बताने की कोशिश करता है भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मैं तो अपनी इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल का यूज करने के कारण फिर से जिंदा हो सकता हूँ। लेकिन तभी हम नागोसी को देखते हैं वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और अपने सभी साथियों से एक साथ फाइट करने के लिए कहता है और वो तीनों मिलकर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फाइट कर देते हैं। ताकेमिची उन सभी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी टीम का एक बंदा बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फाइट करने के लिए चला जाता है। वो दोनों मिलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी वो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने उस मॉन्स्टर के ऊपर हिट किया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई भी यहाँ असर नहीं हुआ। वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी बॉस मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। हम नागोसी को देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मॉन्स्टर के ऊपर चार्ज कर रहा था और कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। मैं एक यहाँ पर डोमिनेटर हूँ जो कि डोमिनेटर नागोसी सामा मुझे जाना जाता है। वो अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करता है और अपनी शील्ड की पावर के साथ मॉन्स्टर को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। लेकिन हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं था। मॉन्स्टर अपने वेपन के एक ही अटैक के साथ हम देखते हैं नागोसी को यहाँ पर खत्म कर देता है। हमें बताते हैं वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अटैक नागोसी की जो शील्ड होती है इतनी पावरफुल शील्ड उसे तोड़ते हुए और उसे इंजर्ड करते हुए वो सीधा निकल जाता है। हम आगे देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ताकेमिची और यूरी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वो सोचने लगता है कि जो शील्ड थी वो हर प्रकार के अटैकों को डॉज कर सकती थी, लेकिन आखिरकार मैं कैसे मारा सका। नागोसी अपनी आखिरी सांस में इसी बारे में सोच रहा था कि जो शील्ड है आखिरकार उसने कोई भी
जो डिफेंस है उसे क्रिएट क्यों नहीं किया। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे जो स्टेट्स है वो काफी ज्यादा इनसफिशियंट है। इसी कारण से जो एबिलिटीज है एग्निस मैगसिस की, जो कि शील्ड का नाम है, वो एक्टिवेट नहीं की जा सकती। और हम देखते हैं इस वजह से नागोशी मारा जा सकता है, मारा जा चुका था। तभी ताकेमीची चिल्लाता है नागोशी से। उसके जो दोनों साथी थे वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुके थे। वो अभी मोस्ट मॉन्स्टर के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तभी ताकेमीची उनसे कहता है कि तुम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। वो बंदा पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है, हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर अपने एक ही स्ट्राइक से उन दोनों बंदों को भी मार देता है। वो दोनों बंदे भी मारे जा चुके थे। ताकेमीची काफी ज्यादा बेबस हो जाता है और रोते हुए, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो कहने लगता है डैम इट, आखिरकार ये चीजें कैसे हो चुकी। हम देखते हैं अब ताकेमीची, माना और यूरी ही बचे थे। बॉस मॉन्स्टर उनके पास में आने लगता है। माना कहने लगती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो दोनों ही काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है हाँ हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि जो गेट था वो मैजिक सीलिंग एरे की मदद से बंद कर दिया जाता है। वो कहने लगते हैं हम तो यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, क्या हम यहीं पर मरने वाले हैं। यूरी काफी ज्यादा डर जाती है और रोने भी लगती है। आगे हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं। वो माना और यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। यूरी काफी ज्यादा डर कर जाती है। इसी कारण से वह अपने आंखों को भी बंद कर लेती है। लेकिन तभी जो बॉस मॉन्स्टर का अटैक था उसे कोई रोक लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ताकेमीची था। इस बात को देखने के बाद माना और यूरी दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। ताकेमीची कहने लगता है अब मैं तो किसी और को भी मरने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। वो कहता है आपसे यहाँ पर और कोई भी नहीं मरने वाला, मैं इस चीज के लिए कसम खाता हूँ। और वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड लग रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। वो कहता है भले ही मैं कई बार मर जाऊं लेकिन मैं किसी को भी नहीं मरने दूंगा। तभी हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं। वो ताकेमीची के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। ताकेमीची उसे डिफेंड करते हुए उससे हेड ऑन फाइट नहीं ले रहा था, बल्कि उसके अटैकों को डॉज कर उसे थोड़ा इंजर्ड कर वो भाग जाता है और फिर से दोबारा आकर बॉस मॉन्स्टर को अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं ताकेमीची भी इन अटैकों के कारण काफी ज्यादा इंजर्ड होते जा रहा था। वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इसके अटैकों को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो अपनी स्पीड डैश टेक्निक का यूज करता है और मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। उनके बीच में अच्छी फाइट चल रही थी। तभी हम माना और यूरी को देखते हैं। वो कहने लगती है आखिरकार क्या चल रहा है। जो ताकेमीची है वो जो फाइनल बॉस है उससे अकेले ही वन ऑन वन में फाइट कर रहा है, वो भी अच्छी टक्कर दे रहा है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम आगे ताकेमीची को देखते हैं। वो कहता है कि डेथ पेनाल्टी के कारण जो मेरी सारी एबिलिटी हैं वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अभी भी मैं बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मैं काफी ज्यादा पुश बैक कर दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने सोचा कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है टॉवर का वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके सामने मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा इनसफिशियंट है। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं। ताकेमीची उसे देखते हुए कहता है लेकिन स्टिल मैं कितना भी पावरफुल हो जाऊं, लेकिन बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन वो कहता है कोई भी जरूरत नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हारा जो स्टेमिना है उसे खत्म करने के बारे में सोचना होगा, जिसके बाद में तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। भले ही मैं इसके लिए 10 बार क्यों ना मारा जाऊं, लेकिन मेरे स्टेट्स बढ़ने के बाद मैं तुम्हें आज जरूर से मार के रहूंगा। और उनके बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं ऐसे ही फाइट करते करते बहुत टाइम बीत जाता है और ऐसे ही हम देखते हैं ताकेमीची के जो लिमिट टाइम था वो खत्म हो जाता है। वो कहने लगता है कि अब जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा कम चुकी है और मेरी जो स्टेमिना है वो खत्म होने वाला है। लेकिन तभी बॉस मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठा लेता है और ताकेमीची को वहीं में मार देता है। जो माना और यूरी थी वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। सिस्टम बताता है ताकेमीची तुम मारे जा चुके हो, इसी कारण से तुम्हारी जो एजिलिटी है वो पहले डिबफ होती है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उसकी 55 प्लस यहाँ पर एजिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। वो कहने लगता है मैं हमेशा से यहाँ पर फिर से खड़ा होता रहूंगा जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पर कम्प्लीटली डिफिकल्ट मतलब कि यहाँ पर डिफीट नहीं कर देता। हम देखते हैं वो फिर से रिवाइव हो जाता है। माना और यूरी कहने लगते हैं ये इसकी इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल है। तभी यूरी कहती है जब ये अपनी इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल का यूज करता है तो यहाँ पर एक ट्रिगर होता है जो कि सिग्निफिकेंट किसी भी एट्रीब्यूट को नेगेटिव इफेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो ताकेमीची है आखिरकार अभी भी इस तरीके से फाइट कैसे कर पा रहा है। जो उसकी फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा स्टेबल है और उसे देखकर नहीं लग रहा कि उसकी जो पावर है वो कभी से की कमा दी गई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो उसकी पावर है वो बढ़ती जा रही है। वो फिर से मारा जाता है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो 20+ बढ़ जाता है। वो कहता है नहीं, अभी जो मुझे यहाँ पर जरूरत है वो इस चीज की नहीं है। तभी उसको मर जाने के बाद फिर से उसकी HP 320 पॉइंट
को बढ़ा दी जाती है। वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी और की जरूरत है। वो बॉस मॉन्स्टर से फाइट करता जाता है और उसकी डेथ पेनल्टी मरने के बाद काफी ज्यादा बढ़ती जाती है। वो कहता है अगर मुझे यहाँ पर मेरे एनिमी पे अगर अच्छा अटैक करने वाला है तो मुझे अभी यहाँ पर अटैक पावर की जरूरत है। वो दोबारा से मारा जाता है। वो कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, मरने का जो पेन है वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। वो कहने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा होते जाऊंगा, लेकिन बट फाइनली मुझे जिस चीज की जरूरत थी, जो स्टेट की मुझे जरूरत थी, वो मिल चुका है। हमें बताते हैं उसे इन्वर्जन के कारण जो अटैक टेक्निक होती है उसे 140 प्लस पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। वो कहते हैं ना केवल यही बल्कि जो यहाँ पर जैकपॉट है वो मुझे लग चुका है क्योंकि स्टेट्स मेरे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। 140 प्लस की अटैक पावर काफी ज्यादा होती है। वो फिर से यहाँ पर रिवाइव होने वाला था, लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि बार बार मरने के कारण तुम्हारी जो प्रोफिशिएंसी इनफाइनाइट रिवाइवल में बढ़ जाती है। इसी कारण से तुम्हारी एक एबिलिटी जो अनलॉक हो चुकी है और उसका नाम हमें स्पेसिफिक रिस्पॉन पॉइंट बताते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जब भी वो रिवाइव होने वाला था वो एक पॉइंट पे, वो भी अपने 3 मीटर के रेडियस के अंदर एक अपने मर्जी से कहीं पर रिवाइव हो सकता है। उस चीज को देखने के बाद ताकेमिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका टाइम रिवाइव होने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं भाई अपनी उसी टेक्निक का यूज करता है और बॉस मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। वो कहता है कि अब ये मेरी बारी है, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। आगे हमें सिस्टम बताता है कि जो ताकेमिची की न्यू स्किल है जो कि डेस्टिनेशन ऑफ रिवाइवल पॉइंट को एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर सकती है। वो यहाँ पर किसी भी 3 मीटर के अंदर टारगेट को अपनी मर्जी के हिसाब से लोकेट करने के लिए पॉसिबिलिटीज देती है। वो कहने लगता है ये जो न्यू एबिलिटी है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। वो कहने लगता है अगर फ्यूचर में प्रोबेबली ये मुझे यहाँ पर किसी चीज से स्टक करने के लिए बचा देगी। जैसे कि वो एग्जांपल के तौर पे बताता है कि एक लावा पॉइंट में वो अगर गिरकर मारा जाता है, लेकिन भाई अपने रिवाइवल स्किल की मदद से फिर से उसी प्लेस पर रिवाइव हो सकता है, लेकिन इस कारण से वो बार बार रिवाइव होने के कारण फिर से लावा पॉइंट में ही गिरेगा और वो फिर से मारा जाएगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा और जो कि काफी मुझे पेन देने वाला है मर के फिर से जिंदा होने में। वो बताता है लेकिन अगर मेरी न्यू टेक्निक की मदद से मैं अपनी जो लोकेशन है रिवाइव होने की उसे बदल सकता हूँ। इस कारण से मैं उस लूप होल को जो कि मुझे डेथ करने के लिए मिल रहा था मैं उससे एस्केप कर सकता हूँ। लेकिन वो कहता है हाउएवर अगर मैं अभी बैटलफील्ड में होता हूँ तो मैं इस टेक्निक का यूज जो अपोनेंट है उसके ब्लाइंड स्पॉट पे करने वाला हूँ ताकि उसे इस चीज के बारे में पता भी ना चले और मैं उसके ऊपर अटैक कर दूं। वो ऐसा ही करता है। वो उसके ऊपर एक फाइनली काफी ज्यादा जोरदार अटैक करता है। आगे माना और यूरी को देखते हैं। माना कहने लगती है आखिरकार वो एक ही मूवमेंट में इतने ज्यादा स्पीड के साथ कैसे गायब हो चुका है। ताकेमिची सोचने लगता है अच्छा तो इन लोगों को ये सारी चीजें इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। वो बॉस मॉन्स्टर्स के ऊपर फाइट करते जा रहा था। बॉस मॉन्स्टर को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो मेरे पीछे अचानक से कैसे आ जाता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो भी ताकेमिची के ऊपर अटैक करता है और उनके बीच में फिर से फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार ताकेमिची अच्छी फाइट दे रहा था। ताकेमिची आगे कहता है नागोशी और वो सारे के सारे लोग, मुझे पता है वो सारे के सारे लोग कमीने थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मरना डिजर्व नहीं करते थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन लोगों को इतना ज्यादा कमीना होने के बाद भी उन्हें मर जाना चाहिए। वो बताने लगता है कि बॉस मॉन्स्टर के टावर के जो मास्टर है उसे डिफीट करने के बाद मेरे जो हाथ है वो एक यूनिक आइटम में पड़ने वाले थे, लेकिन मैं अभी उसी चीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। मैं ज्यादातर इसी एक ही चीज को डिजायर करता हूँ, वो है कि मैं अभी तुमको यहाँ पर जरूर से मारूंगा। तुम्हारी मौत तो यहाँ पर पक्की है। और वह बॉस मॉन्स्टर के साथ काफी देर तक फाइट करने लगता है। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि पहले की तरह ताकेमिची उसके अटैकों को डॉज करने के बाद फिर से अटैक किया करता था। अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया, बल्कि वो बॉस को मॉन्स्टर के अटैकों को रोकने के बाद उससे हेड ऑन फाइट लेने लगा था। वो इस चीज से काफी ज्यादा शॉक था। ताकेमिची उसके हैंड पे चढ़ने के बाद एक पावरफुल अटैक क्रिएट करता है और उसे बहुत ही जोरदार इंजर करता है। हमें बताते हैं इस कारण से वो पीछे गिर जाता है और मारा जाता है। जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। आगे ताकेमिची कहने लगता है कि फाइनली ये यहाँ पर एंड हो चुका है। सिस्टम हमें बताता है कि तुमने मैजिक टावर के मास्टर को डिफीट कर दिया है। इस कारण से जो इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड था वो तुम्हारे जो यूनिक पीस ऑफ इक्विपमेंट और मैजिक स्टोन है वो सेफली तुम्हारे जो इन्वेंटरी है उसमें पड़ा दिए गए हैं। वो कहता है कि जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तब भी मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो रही। तभी जो यूरी थी उसे पीछे से आकर हक कर लेती है। वो कहती है ताकेमिची ये तो भगवान का शुक्रिया है कि तुम अभी भी ठीक हो। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी उसे यहाँ पर याद आता है कि उसने ऐसा कुछ कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो काफी ज्यादा शर्माते हुए पीछे हट जाती है और कहती है मुझे यहाँ पर माफ कर देना। वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। तभी माना वहाँ पर आ जाती है। ताकेमिची उसे देखता है। वो कहने लगते है
ताकेमिची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बॉस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं किया होता तो हम लोग सारे के सारे लोग, मैं, यूरी और तुम तीनों लोग यहाँ पर मारे जाने वाले थे। लेकिन तुम्हारा जो फाइटिंग करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा रेकलेस था। इस तरीके से तुमने अपने आप को बार बार, एक बार नहीं कई बार सेक्रीफाइस किया। मुझे तो देखने में ही वो काफी ज्यादा पेनफुल लग रहा था। और तुम्हें किस तरीके की फीलिंग आई होगी। वो उससे माफी मांगती है, वो कहने लगती है हमें सेव करने के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और इतने ज्यादा पेन से गुजरना पड़ा। लेकिन ताकेमिची उसके सर पे पैट करता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इस चीज से देखने पर मजबूर कर दिया था। तुम लोग बल्कि मुझे यहाँ पर माफ कर दो। लेकिन वो आराम से कहता है कि वो काफी ज्यादा हॉरिबल फीलिंग थी। वो बताता है अगर मैं यहाँ पर कई बार भी मारा जाता, लेकिन हर बार फिर से जिंदा तो होने वाला हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँ अगर, तो वो यहाँ पर फिर से मारकर जो रिवाइव होना है वो लिटरली यहाँ पर काफी ज्यादा पेनफुल है। वो कहता है कि ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। वो काफी ज्यादा चिल रहा था। वो सीरियसली वो कहता है कि मैं कभी भी फिर से मरना नहीं चाहता। जो माना थी वो उसी को यहाँ पर अजीब तरीके से देखने लगती है। वो कहती है हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर। तो आगे ताकेमिची कहता है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो चुके मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मैं अपनी पूरे बेस्ट यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ कि ताकि मैं दोबारा यहाँ पर ना मर सकूँ। जो माना और यूरी थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो सभी लोग यहाँ पर खुश हो ही रहे थे। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक टाइप की चीजें आने लगते हैं। उन लोगों के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो मैजिक टॉवर है वो क्लियर हो चुकी है, इसीलिए तुम लोगों को 10 सेकंड के अंदर जो टॉवर है उससे बाहर निकल जाना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर डिसअपियर होने वाली है। वो सभी लोग इसके लिए खुश भी लग रहे थे। तभी जो यहाँ पर यूरी होती है वो कहने लगती है मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद जो टॉवर होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ताकेमिची आगे कहता है कि हमें यहाँ पर आउटसाइड जरूर से मिलना चाहिए और वह एक दूसरे से गुड बाय करने के बाद जाने लगते हैं। लेकिन ताकेमिची जाते हुए नागोशी और उसकी टीम को भी देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों को जरूर से याद रखूंगा। वह उन लोगों को गुड बाय करने के बाद वो भी बाहर आ जाता है। हम देखते हैं जो मैजिक टॉवर है वो डिसअपियर होने लगता है। तभी हमें एक प्लेस पर एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहने लगता है जो हॉर्मिस टॉवर था मैंने सुना है वो कॉन्कर कर लिया। वह बताती है भले ही वो जो टॉवर है वो अभी आधा ही कंप्लीट हुआ था, वो पूरा कंप्लीट ना होने के कारण भी किसी ने उसे कॉन्कर कर लिया। उसका मतलब इससे था कि एक टॉवर के अंदर जो 10 फ्लोर्स होते हैं वो मौजूद थे, लेकिन उस टॉवर के अंदर भी सिर्फ 5 फ्लोर्स मौजूद थे और जो 5th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर था वो ही उस टॉवर का मास्टर होने वाला था। उसके साथ में जो उसका असिस्टेंट है पर बंदा होता है वो कहने लगता है डायरेक्टर जो आपने कहा वो सही में है, हमने इस चीज को कंफर्म कर लिया है जो कि हार्मिस टॉवर है वो डिसअपियर हो चुका है। और ये बात यहाँ पर सही है। डिटेल्स रिपोर्ट के मुद्दा उसे आने में कुछ टाइम लगेगा। जो लड़की थी वो इसी चीज को देख रही थी। वो कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो कहता है ये चीज मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। हम देखते हैं वो लड़की भी यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत थी। आगे हमें ताकेमिची दिखाया जाता है। वहाँ पर और भी ज्यादा लोग मौजूद थे। ताकेमिची बाहर आ चुका था। लोग कह रहे थे जरा यहाँ पर देखो तो ये क्या हो रहा है। जो मैजिक टॉवर हार्मिस है वो लिटरली यहाँ पर डिसअपियर हो चुका है। जो ताकेमिची है वो भी देखता है। वो देख पाता है जो टॉवर है वो डिसअपियर हो चुका था, मतलब कि उसकी प्रोसेस चल ही रही थी। वो उसी चीज को देखता है और वो कहने लगता है कि मैंने इस चीज को यहाँ पर कॉन्कर कर लिया। वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी कोई कहता है कि जो हार्मिस टॉवर है वो कॉन्कर कर लिया गया था। भले ही उसे 5th फ्लोर होने के कारण कॉन्कर नहीं करना था, लेकिन वो फिर भी किसी ने कॉन्कर कर लिया। ताकेमिची बातों को सुन रहा था। कोई कहता है क्या किसी स्ट्रॉन्ग मास्टर ने यहाँ पर बॉस को टेक डाउन कर लिया। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो मन में सोच रहा था अगर मैं लोगों से कहूंगा कि जो बॉस को मैंने डिफीट किया जो कि मैं हूँ ताकेमिची यासुटो, क्या कोई यहाँ पर विश्वास करने वाला है। वो कहता है अगर इस टॉवर की रेड के दौरान अगर कोई भी यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं होने वाली थी मैं हैप्पीली सभी लोगों को अनाउंस कर देता कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुए हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। वो बताने लगता है मैजिक टॉवर को मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्कर किया है, इस कारण से मेरी जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन सबसे जो मेन बात है जो मेरा सेल्फ कॉम्पिटिशन कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो बताने लगता है मुझे इस चीज के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे इसे किसी को भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे सबसे पहले इस चीज को सीक्रेट रखना चाहिए कि मैंने ही यहाँ पर जो बॉस है उसे डिफीट किया है, नहीं तो अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो कहती है मुझे क्वाइटली यहाँ पर निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जो माना और यूरी थी वो वहीं पर मौजूद थी और ताकेमिची को देख लेती हैं। वो कहने लगता है ये रहा ताकेमिची। वो यहाँ पर जोर से चिल्लाती है। ताकेमिची भी न चाहते हुए यहाँ पर रुक जाता है। माना और यूरी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसके पास आ जाती है और माना तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो कहने लगते हैं ताकेमिची जल्दी से हमें बताओ बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद आखिरकार तुम्हें किस लेवल का यूनिक इक्विपमेंट है वो मिला है। लेकिन ताकेमिची उनको चिल्लाते हुए कहती
कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या पागल हो। हम देखते हैं जो सारे लोग मौजूद थे वो उनकी बातों को यहाँ पर सुन लेते हैं और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लोग कहने लगते हैं यहाँ से तो हो ही नहीं सकता कि जिसने टॉवर को यहाँ पर कॉन्करर किया है वो ये लोग होने वाले हैं। वो सबसे ज्यादा तो शॉक्ड इस बात से थे कि उसे ताकेमिची ने यहाँ पर कॉन्करर किया है। उन सभी लोगों को पता था कि ताकेमिची ने एक यहाँ पर जो गार्बेज स्किल है उसे खरीद रखा था। वो कहने लगता है डेफिनेटली मुझे पता है कि जो इसकी स्किल है इनफाइनाइट रिवाइवल है, लेकिन कार ये बंदा यहाँ पर हॉर्मिस का डोमिनेटर कैसे हो सकता है। जो ताकेमिची था उसे पता था यही होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माना और यूरी ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। वो काफी ज्यादा ऑकवर्डली हंस रहा था और आगे हमें सीन शिफ्ट हो जाता है और एक प्लेस पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ताकेमिची और माना और यूरी दोनों ही मौजूद थे। ताकेमिची कहता है कि फाइनली हम उन लोगों से यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, उन्होंने काफी ज्यादा फस क्रिएट कर दिया था। हमें बताते हैं कि कुछ लोग थे जो उससे जेलसी महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार तुमने उसे मारने के लिए किस तरीके का मैजिक वेपन को यूज किया था, आखिर तुमने मॉन्स्टर को किस तरीके से डिफीट कर दिया। और कोई बंदे तो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी माना को हम देखते हैं वो ताकेमिची के पास आती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो चुकी थी। वो किंडा यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट तरीके से कह रही थी। ताकेमिची उसी को देखता है। तभी यूरी कहने लगती है ताकेमिची तुमने यहाँ पर मैजिक टावर को बॉस को हरा दिया है, इस कारण से अब तुम एक डोमिनेटर बन चुके हो जो कि हार्मिस टावर के हो। तो हम लोग इस चीज में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते कि तुम्हें यहाँ पर पीपल के बीच में सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुकी हो। ताकेमिची कहने लगता है डोमिनेटर एक टावर का। वो कहने लगता है ये फीलिंग काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, भले ही मैं यहाँ पर रिसेंटली मैं यहाँ पर एक वीकलिंग चैलेंजर हुआ करता था, लेकिन अगर मैं देखूं तो मैंने जो यहाँ पर उस स्टोन को खरीदा था जिसने मुझे इनफाइनाइट रिवाइवल नाम की स्किल दी थी, उसे यहाँ पर खरीदने में मेरे लिए कोई भी गलती नहीं थी। वो दोनों ही इसी बारे में भी सोचने लगती हैं। तभी यहाँ पर जो यूरी थी वो कहने लगती है अगर मैं कहूँ कि जो तुम्हारी स्किल्स है इनफाइनाइट रिवाइवल उसमें तो एक नेगेटिव इफेक्ट होता है जो तुम्हें यहाँ पर मरने के बाद मिलता है, क्या यहाँ पर कोई भी चीज नहीं थी। वो बताने लगता है आखिरकार तुम इस स्किल को इतनी ज्यादा अच्छे से यूज कैसे कर सकते हो, मैंने देखा था कि तुम्हारी फाइट के दौरान हर बार मरने के बाद पावर बढ़ती जा रही थी, जबकि जो स्किल का इफेक्ट है वो उल्टा होता है। ताकेमिची यहाँ पर उन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो सोचने लगता है आखिरकार मैं इन्हें इन्वर्जन के बारे में कैसे बताऊं। वो कहने लगता है नहीं, आखिर मैं इस चीज को कहाँ से स्टार्ट करने वाला था। वो कहने लगती है कि यूरी कहने लगती है ताकेमिची मैं तुम्हें यहाँ पर कॉर्नर करके इस चीज के बारे में पूछना नहीं चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर क्यूरियस थी, बस इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं बताना चाहते तो मैं आंसर देने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो तुम इसे नहीं दे सकते। ताकेमिची कहता है ये अच्छी बात है। वो कहता है वैसे भी इन लोगों को बताने में इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी छुपा लेता है। तभी जो माना वो कहने लगती है कि हमें एक्सप्लेनेशन है वो इसे यहाँ पर बाहर में जाने देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तुमने यहाँ पर किस इक्विपमेंट को बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद तुम्हें मिला है। वो फिर से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। ताकेमिची कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा क्रेजी महसूस कर रही हो उस स्टफ के लिए, लेकिन तभी भाई अपनी इन्वेंटरी से उस इक्विपमेंट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कहने लगता है मैं अपने जो इन्वेंटरी है उसे ओपन नहीं कर पा रहा। वो लोग कहते हैं ये इसलिए क्योंकि हम अभी मैजिक टावर के आउटसाइड में मौजूद है। तभी हमें नरेटर बताता है फंडामेंटली जो विंडोज है वो बाहर ओपन नहीं की जा सकती और उसे ओपन करने के लिए किसी भी बंदे को टावर के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर तुम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हो, जैसे कि स्टेट्स हो गए, स्किल्स हो गए, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैजिक टावर सारी चीजें हैं वो मैजिक टावर के अंदर ही लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि जो सिस्टम है उन्हें बाहर इन चीजों को यहाँ यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि जो यहाँ पर चैलेंजर होते हैं वो नॉर्मल सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर वो बाहर यूज कर पाते हैं तो जो नॉर्मल सोसाइटी है वो काफी ज्यादा क्योटिक होने वाली है। लेकिन हाउएवर यहाँ पर एक चीज एक्सेप्शन है कि एक यहाँ पर आउटसाइड टावर के एक प्लेस मौजूद है जहाँ पर जो सारे चैलेंजर है वो अपनी पावर को मैजिक टावर के आउटसाइड भी यूज कर सकते हैं, और हमें बताते हैं वो होने वाले है मैजिक टावर की साइड। वो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं। उस प्लेस पर पहुंचने के बाद जो ताकेमिची था उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। वो बताता है कि हॉर्मिस मैजिक टावर का साइट ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है जो मैजिक टावर की साइट है, मैंने इस चीज को पहले कभी भी नहीं देखा था। वो तीनों लोग उसी प्लेस पर मौजूद थे। वो कहने लगता है कि मैं इस प्लेस से कभी भी यूज टू नहीं हो पाता, लेकिन भाई अपनी इन्वेंटरी को यूज करने के बाद उस आइटम को बाहर निकालने के देखता है, लेकिन जो माना और यूरी थी वो उससे काफी ज्यादा चिपक जाती है और देखने लगती है कि आखिरकार कौन सा इक्विपमेंट निकलने वाला है। ताकेमिची बताने लगता है कि जो यहाँ पर मुझे इक्विपमेंट कॉन्कर करने के लिए मिला है उसका नेम जो है हम इन्वेंटरी के अंदर देखते हैं उसका नाम फोर्स एमुनेस था, जो कि एक शॉर्ट टाइप की वेपन होती है। वह उसे बाहर निकालने लगता है, उस कारण से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं, एक लाइट निकलती है और जो वेपन था वो स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए वहाँ पर
हो जाता है। उसे देखकर वो कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जैसे ही ताकेमिची उस चीज को इक्विप करता है उसी की तरीके से जो यूनिक वेपन था वो ग्लो करने लगता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्साइटेड भी था। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। यूरी कहती है तो बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए और जो टॉवर को क्लियर करने के लिए इस तरीके के जो यूनिक आइटम का रिवॉर्ड है वो दिया जाता है जिसका नाम फॉस एमुनस बताया जाता है। वो सारे लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। आगे ताकेमिची उससे कुछ स्विंग को यूज करता है। वो कहने लगता है ये स्वॉर्ड है जो काफी ज्यादा लाइट वेट है और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा अच्छा है। मैं इसे अगले जो मैजिक टॉवर है उसे यूज करने के लिए और अपने कॉन्क्वेस्ट को पूरा करने के लिए यूज करने वाला हूँ हम। लेकिन तभी देखते हैं जो यूरी थी वो थोड़ा उदास सी हो जाती है और माना उसे यहाँ पर देख लेती है। तभी वो हंसती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए जाती है और ताकेमिची से कहने लगती है हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो अपनी टीम है वो टुगेदर बना ले और नेक्स्ट टाइम भी जब हम जाने वाले हैं तो हम साथ में जा सकते हैं। इस चीज को सुनने के बाद जो यूरी थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी यहाँ पर जाने वाली हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही थे वो रिएक्ट नहीं कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यूरी थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो कहने लगते हैं ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। माना कहती है हाँ हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। और जो ताकेमिची होता है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं कहता। वो कहती है जो यूरी थी वो कहती है क्या मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। लेकिन ताकेमिची कहता है कि श्योरली तुम हमारे साथ चल सकती हो, वैसे भी हम ऑलरेडी क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। वो कहते हैं हाँ हम लोग इस साथ को साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। और दोनों ही काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी जो माना थी वो ताकेमिची को देखती है। ताकेमिची कहता है अब क्या हो गया। लेकिन तभी जो माना थी उसके काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। ताकेमिची काफी ज्यादा शर्मा जाता है। माना कहती है अब हम नेक्स्ट टाइम पे जो टॉवर है वो किस टॉवर को यहाँ पर कॉन्कर करने के लिए जाने वाले हैं जो कि बिल्कुल हॉर्मेस के सिमिलर स्किल के समान हो, जो ज्यादा डिफिकल्ट ना होने वाला हो। और मैं भी क्या हम इससे बिकर टॉवर के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन यूरी मना कर देती है। वो कहने लगती है हम उसी अभी नहीं जा सकते, ना ही हम उस चीज को कॉन्कर कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन जो माना थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहने लगती है हमें यहाँ पर जियोस को चैलेंज करना चाहिए। लेकिन ताकेमिची शांत था और इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन जो माना और यूरी थी वो अपने ही बात में लगी हुई थी। लेकिन ताकेमिची कहता है एक्चुअली, तो वो दोनों उसकी बातों को सुनने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि हॉर्मेस को लीव करने के बाद एक प्लेस यहाँ पर मौजूद है जो मैं अभी जाना चाहता हूँ। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहा था। जो यहाँ दोनों लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कहाँ जाना चाहते हो। वो कहने लगता है मैं टोक्यो जाना चाहता हूँ। वो दोनों यहाँ पर सुनी रही थी। ताकेमिची बताता है कि मैं मैनेजमेंट ब्यूरो को चैलेंज करने वाला हूँ जो कि टोक्यो में मौजूद है। वो दोनों ही इस चीज से काफी ज्यादा शॉक्ड थी और काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी लग रही थी। वो कहने लगती है मैनेजमेंट ब्यूरो, ये तो यहाँ पर एक कोई मैजिक टॉवर भी नहीं है। वो बताने लगता है जो मैनेजमेंट ब्यूरो है तुम्हें पता है वो लोग जो मैजिक स्टोन और बाकी के जो स्टफ्स होते हैं उन्हें कहीं ज्यादा प्राइस में परचेज करते हैं, ना केवल जो मैजिक टॉवर लोग हैं वो सस्ते प्राइस को परचेज करते हैं। हमें काफी ज्यादा यहाँ पर पैसा बनने वाला है। इस चीज से वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। ताकेमिची को अलग नजरिए से देखने लगती हैं। ताकेमिची कहता है तो मैं इसलिए अपने आइटम और मनी को एक्सचेंज करने के लिए टोक्यो मैनेजमेंट ब्यूरो जाना चाहता हूँ। ये तो बस इसलिए क्योंकि मैंने जब अपने स्टोन स्टाइप इनफाइनाइट रिवाइवल को परचेज किया था उस कारण से मैं काफी ज्यादा करीब हो जाता हूँ और मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जो माना और यूरी थी वो उसे अजीब तरीके से अभी भी देखे जा रही थी। उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। आगे हमें टोक्यो चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार और बड़ी बिल्डिंग होती है। हमें बताते हैं जो मैनेजमेंट ब्यूरो है वो गवर्नमेंट के ऑपरेट किए जाती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवेंचर को सपोर्ट करने के लिए एम करती है। और इस मैनेजमेंट ब्यूरो के जरिए पूरे यहाँ पर वर्ल्ड में जो हर एक मैजिक टावर की जो रियल टाइम अपडेट है वो यहाँ से प्रोवाइड करा जा सकती है। जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो तुम यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो मैजिक टावर के स्टोन, वेपन्स और बाकी की जो फेयर चीजें होती हैं उन्हें अच्छे से प्राइस में तुम मतलब कि बेच और खरीद सकते हो। हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो ऑफन आते ही रहते हैं जो अपने मैजिक टावर के आइटम्स कुछ खरीदने और बेचने के लिए आते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट ब्यूरो है वो साथ साथ उन्हें हाई वैल्यू कंडक्ट कराता है। साथ ही में वो एक ऐसे प्लेस पर बना हुआ है जहाँ पर मैजिक टावर मौजूद था। इस कारण से सभी लोग अपनी पावर का भी यूज कर सकते हैं और उस प्लेस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है चैलेंजर की पावर को यूज करने के लिए। और ये कि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो जाती है। वो कहते हैं नेक्स्ट फेज जो मैंने यहाँ पर टॉवर को क्लियर किया था, ना केवल उसे यूनिक आइटम वेपन मुझे मिला है बल्कि बहुत सारे मैजिक स्टोन भी वहाँ पर मौजूद है। मैं तो बस यही सोचकर वहाँ पर जा रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा पैसा बनाने के लिए मिलेगा। तभी हम देखते हैं ताकेमिची वहाँ पर पहुँच जाता है। एक बंदे ने अपने सामान को मतलब कि चेंज करने के बाद पहुंचते यहाँ पर चेंज कर लिए थे। तभी जो लड़की रिसेप्शनिस्ट पे मौजूद होती है वो थी वेलकम। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, अपनी जो एक्सचेंज मैजिक स्टोन के बदले वो करना चाहते हो या फिर वेपन और इक्विपमेंट को खरीदना या फिर बेचना चाहते हो। वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। ताकेमिची कहता है हाँ। तभी वो इन्वेंटरी में देखता है कि मैंने तो ये देखा ही नहीं, आखिरकार हमें यहाँ पर टॉवर को क्लियर करने के लिए कितने ज्यादा मैजिक स्टोन मिले हैं। वो मैजिक स्टोन के अंदर देखता है और कहता है इस बार मुझे कितने ज्यादा मैजिक स्टोन मिले हैं। वो उन सभी को बाहर निकालता है
जो रिसेप्शनिस्ट होती वो इतने ज्यादा मैजिक स्टोन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ताकेमिची भी यहाँ पर शॉक्ड था वो स्टोन क्योंकि उसने सडनली यहाँ पर उसके सामने निकाल दिए थे। उसमें से एक स्टोन उसके सिर पर जाकर लगता है। हम देखते हैं ताकेमिची भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो सोचने लगता है क्या पहले से ही यहाँ पर किसी भी डंजन को क्लियर करने के लिए इतने ज्यादा मैजिक स्टोन दिए जाते थे। वो काफी ज्यादा शॉक्ड था। बाकी के जो सारे लोग थे वो भी इसी साइड देखने लगते हैं क्योंकि ताकेमिची के पास बहुत ज्यादा स्टोन मौजूद थे। एक जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहने लगती है देन हमें जो एक्सचेंज प्रोसेस है क्या हम उसे चालू कर सकते हैं। ताकेमिची कहने लगता है ये काफी ज्यादा इसे देखकर समझ में आ सकता है कि वो इतने ज्यादा स्टोन को देखने के बाद काफी ज्यादा चार्म हो चुकी है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो ताकेमिची कहता है कि अब तुम यहाँ पर सीरियस हो, जो डेप्थ है उसे तो यहाँ पर छोड़ दियो, मैं काफी ज्यादा पैसे वाला बन चुका हूँ। और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड के साथ खुश भी लग रहा था। उसके पास काफी ज्यादा पैसे मौजूद थे। तभी ताकेमिची मानो और यूरी के पास आ जाता है और कहता है कि हम इन पैसों को यहाँ पर किसके लिए यूज करने वाले हैं। यूरी कहती है प्रोबेबली तुम्हें जो रेकलेस स्पेंडिंग है उसे अवॉइड करना चाहिए। और जो माना थी वो कहती है हाँ मैं भी इससे यहाँ पर एग्री हूँ। तभी वो उसके पास चली जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए वरना तुम फिर से यहाँ पर ओवर स्पेंडिंग करने के कारण फिर से डेप्थ में जा सकते हो और ये चीजें काफी ज्यादा ऑफल होने वाली हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लेकिन ताकेमिची कहता है कि मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। हम देखते हैं उसके मन में बहुत सारी चीजों को खरीदने के बारे में ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी हमें वहाँ पर वही लड़की दिखाई जाती है जो कुछ देर पहले दिखाई दी गई थी, जिसे मोजो टावर डिसअपीयरेंस होने के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि ये सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो कहने लगती है मैंने तुम्हें यहाँ पर फाउंड कर लिया, लेकिन इस वजह से जो ताकेमिची था उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड और घबरा जाता है। हम देखते हैं जो लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी उसके पास से काफी ज्यादा मैजिक पावर रिलीज हो रही थी। वो कहने लगता है मैंने सुना था कि तुम मैजिक टावर मतलब कि मैजिक ब्यूरो में यहाँ पर आए थे, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ। तभी ताकेमिची थोड़ा शांत होता है और कहने लगता है तुम कौन हो? तो वो बताती है मैं मैजिक टावर प्लेस की जो मैनेजमेंट ब्यूरो है उसकी जो चीफ है टोक्यो चैलेंजर मैनेजमेंट ब्यूरो की वो बताती है मेरा नाम यहाँ पर रेडियो फ्योने है, तो हम इसे रेडो ही बुलाएंगे। इनके नाम काफी ज्यादा अजीब होते हैं। ताकेमिची कहने लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ और तुम्हें मुझसे यहाँ पर क्या मैटर है। वो कहने लगती है क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ, जो कि यहाँ पर हार्मिस टावर का एक डोमिनेटर है ताकेमिची यसुतो। वो उसके पास काफी ज्यादा पास में आ जाती है। आगे ताकेमिची कहता है कि रेडियो फ्यूना, आखिरकार इसका जो नेम है वो मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। तभी नरेटर हमें बताता है कि मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर जो सारे लोग गैदर होते हैं वो सारे के सारे चैलेंजर ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो रेडियो फ्यूना है वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर के समान है क्योंकि उन लोगों में से जो रेडियो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो बताते हैं कि जो मैनेजमेंट ब्यूरो है शायद उसने उसे स्कॉट कर लिया है। आखिरकार उसने 3 मैजिक टावर को अकेले ही चैलेंज करने के बाद कॉन्करर भी किया था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। वो बताते हैं वो उसे हमने ब्यूरो के बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के भी अंदर देखा है, जो कि पूरी सिटी में तुम कहीं पर भी देख सकते हो। ऐसा लगता है कि उसके चेहरे को पूरी सिटी में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसे नहीं जानता होगा। लेकिन हम आगे रेडियो को देखते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। तो ताकेमिची कहता है तो जो मैनेजमेंट ब्यूरो की प्रेसिडेंट है वो आखिरकार मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। वो बताती सबसे पहले मैं तुम्हारे मुंह से यहाँ पर जानना चाहती हूँ आखिरकार तुमने सडनली मैजिक टावर हार्मिस को क्यों कॉन्कर कर लिया। और जिसके बाद बताती है वो सेकंड यह है कि मैं खुद से यहाँ पर तुम्हें वेरीफाई करना चाहती हूँ कि जो तुमने यहाँ पर किया है क्या तुमने सच में जो हार्मिस टावर है उसे कॉन्कर कर लिया। मैं तुम्हारी जो पावर है जो न्यू डोमिनेटर की पावर है उसे यूज मतलब कि उसे वेरीफाई करना चाहती हूँ। हम देखते हैं वो लोग कहीं पर जाने लगते और इस बीच में जो ताकेमिची होता है वो रेडियो को सारी बातें बता देता है। वो कहने लगता है तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो जो तुम्हें सीधा बॉस रूम के अंदर ले जाती है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें जो चैलेंजर्स हैं उन सभी को यहाँ पर देना होगा ताकि वो बहुत सी ज्यादा कैजुअलिटी को बचा सके। वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमें इस चीज के लिए बचाने के लिए। और बाकी के जो डोमिनेटर नागोसी और उसकी पार्टी थी उसके जो फैमिली मेंबर्स को हमारा जो मैनेजमेंट है वो कांटेक्ट करके उनको सारी की सारी चीजों को बता देगा। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो काफी ज्यादा सैड फील कर रहा था इस चीज को। रेडियो भी देख लेती है। वो कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा अनकॉमन है पीपल को अपनी लाइफ को चैलेंजर के दौरान मैजिक टावर में खो देना, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम कुछ भी कहो ये काफी ज्यादा पेनफुल तो है और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा काम है, इसे करते रहना चाहिए। लेकिन हम ताकेमिची को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस कर रहा था। वो कहने लग अभी तक हम सभी से कहते आए हैं कि यहाँ पर इस चीज में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन नागोसी और बाकी सारे लोगों को मरे हुए देखना यहाँ पर काफी ज्यादा पेनफुल है और वह रोने लगता है। तभी हम देखते हैं भाई लोग एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। हमें बताते हैं कि जो यहाँ पर मैनेजमेंट ब्यूरो होता है वो इसके
जो ट्रेनिंग रूम था उसके अंदर पहुंच जाते हैं। जो रीडो होती है वो कुछ करने लगते हैं। वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग रूम को देख रहे थे, तभी जो रेडी तो वो ताकीमीची को कुछ फेंक कर देती है। हमें बताते हैं वह उसे पकड़ लेने लगता है। वो एक स्वॉर्ड होती है। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा डल हो चुकी है और आखिरकार तुमने मुझसे यहाँ पर क्या कहा। वो बताने लगता है कि मैनेजमेंट ब्यूरो की ट्रेनिंग के लिए दौरान हम इसी को यूज करते हैं और तुम्हें भी इसी को करना होगा। वह बताती है स्टार्टिंग से हम तुम्हारी जो पावर है उसे टेस्ट करने वाले हैं और वो दोनों ही यहाँ पर फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जो रीडो थी वो कहती है मैं तुम्हें अपने आप से फाइट करने के लिए अलाउ करती हूँ और वह ताकीमीची से खुद ही फाइट करने वाली थी। वो भी एक स्वॉर्ड को यूज करने लगती है। वो कहती है तुम्हारी जो ट्रू पावर है डोमिनेटर की उसे ट्रूली अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ ऑफ ब्यूरो के होने के कारण उसे उठानी होगी। लेकिन हम ताकीमीची को देखते हैं, वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो कहने लगता है तुम्हें देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं इस चीज को यहाँ पर रिफ्यूज भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी माना है यहाँ पर बीच में बोलने लगती है और कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर तुम्हें इसे करना ही है तो तुम्हें इस तरीके से कहना चाहिए ब्यूरो चीफ मैं तुम्हें यहाँ पर उड़ते हुए वापस फेंक दूंगा। तुम्हें इस तरीके की जो एनर्जी है उसे यूज करना चाहिए। ताकि ताकीमीची यहाँ पे थोड़ा हंस रहा होता है। वो कहता है ऑफ कोर्स ये तो कहना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगर मैं यही करने ही वाला हूँ तो मुझे अपने पूरा पावर है उसका यूज करना होगा और मैं इस फाइट को सीरियसली लेने वाला हूँ। जो रीडो होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो। ताकीमीची भी मान जाता है और वो दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आने लगते हैं। ताकीमीची सोचने लगता है कि जो मेरी अपोनेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ ऑफ मैनेजमेंट ब्यूरो है, लेकिन मैं भी यहाँ पर एक मोस्ट मैंने टॉवर को डिफीट किया। इस कारण से जितना भी तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा जो अपोनेंट टफ है मैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर टफ होने वाला हूँ और मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कहीं आगे निकलने भी वाला हूँ। हम देखते हैं जो रीडो थी वो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाती है और उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन तभी वो रीडो जो होती है वो ताकीमीची के सामने से अचानक गायब हो जाती है और एकदम से उसके सामने अपीयर हो जाती है। इस चीज को ताकीमीची काफी देर में सोच पाता है। वो अपने स्वॉर्ड को अटैक को करती है, लेकिन ताकीमीची इन दी लास्ट मूवमेंट पे उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड भी था। जो रीडो थी बहुत ही काम तरीके से उसके साथ फाइट कर रही थी। वो बहुत सारे जो ब्लोज थे उसे एक्सचेंज करते हैं। हम साफ साफ देख पा रहे थे जो ताकीमीची था उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगता है कि जो रीडो है वो तो काफी ज्यादा फास्ट है और हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोचता है और एक जंप लगाने के बाद पीछे आ जाता है। लेकिन भाई एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था। जो रीडो थी वो अचानक से उसके पीछे अपीयर हो जाती। वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो बहुत ही स्पीड के साथ पीछे मुड़कर उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जो ताकीमीची होता है वो बहुत दूर आकर गिरता है। वो यहाँ पर थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है ये ओवरवॉल्मिंग पावर ये काफी ज्यादा कम्प्लीटली डिफरेंस है। वो कहने लगता है कि मैंने एक बॉस को डिफीट किया, वो भी कई बार यहाँ पर मरने के बाद, लेकिन जो लड़की है जो रीडो है उसने यहाँ पर इस जैसे जो 3 टावर है उसे यहाँ पर कर कॉन्कर किया था। वो भी उसने एक भी बार यहाँ पर मरी नहीं थी। उसकी जो पावर है डोमिनेटर के तौर पर वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो सोचने लगता कि नहीं नहीं रुको, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं वो बंदा नहीं था जो फ्रस्ट्रेटेड था। वो कहने लगता है कि अगर मैं बार बार यहाँ पर मारा जाता हूँ तो ये तो मेरी एबिलिटी होने वाली है, आखिरकार मैं इस चीज के लिए अपसेट यहाँ पर क्यों हो रहा हूँ। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है कि ये हम दोनों के बीच की जो एबिलिटी और एजिलिटी है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। वह बताता है मैं उसके अगेंस्ट में कभी भी डिफेंडिंग करने के बाद नहीं जीत सकता, तो ऐसा क्यों नहीं करता, मैं इस चीज का एडवांटेज उठाने के बाद उसके ऊपर क्यों ना अटैक कर दूं। हम देखते हैं रीडो उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आ जाती है और ताकीमीची सोचने लगता है कि उसे डिस्टेंस बनाकर रखना मेरी जो डेथ है उसे बचाना कंफर्म नहीं कर देता। वो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसी चीज को यूज करने वाला हूँ। जो रीडो तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि ताकीमीची काफी ज्यादा एक्साइटिंग तरीके से अब उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। वो इस बार डिफेंड नहीं कर रहा था, बल्कि ताकीमीची रीडो से यहाँ पर हेड ऑन फाइट लेने के बारे में सोचता था। और इस चीज को देखने के बाद जो रीडो की उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। ताकीमीची इसी मौके का फायदा उठाने के वो कहता है मैं तुमसे यहाँ पर फास्टर हो गया और रीडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रीडो बड़ी ही उसके सारे अटैकों को डॉज कर लेती है। ताकीमीची काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी रीडो उसके ऊपर एक और अटैक को कर देती है। ताकीमीची को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो रीडो थी वो कहने लगती है ये अनएक्सपेक्टेड था। हम देखते हैं ताकीमीची काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। वो कहने लगता है अगर कोई यहाँ पर एक रेगुलर पर्सन या पर मॉन्स्टर होता तो तुम बड़ी आसानी से उसे अभी तक मार देती। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? उन दोनों की फाइट यहाँ पर चली रही थी। रीडो उसकी सारी बातों को सुन रही थी। ताकीमीची कहता है अगर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट ना करती तो ये हमारी जो फाइट है वो अभी तक एंड हो जाती। वो उन फाइट को यहाँ पर कंटिन्यू करके रखे थे। लेकिन ताकीमीची कहता है भले ही तुम्हें लग रहा हो कि मैं यहाँ पर डिफरेंस लेस हूँ, तो इस चीज की तुम्हें यहाँ पर हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम अपनी पूरी पावर से और अपनी स्वॉर्ड की मदद से मुझे अटैक कर सकती हो। और मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं सोच रहा था कि तुम मुझ पर यहाँ पर काइंड हो रही हो। जो
रीडो थी उसको कुछ भी आंसर नहीं देती। तभी ताकेमिची कहने लगता है ये यहाँ पर तुमने जब हेजिटेट किया था ये कोई काइंडनेस नहीं थी, ये तो तुम्हारा यहाँ पर एक्टिंग का तरीका था। जिस तरीके से मैंने अचानक से एक्टिंग की, मैं अपने जो फाइटिंग स्टाइल है उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया था, जो कि तुम यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और जो तुम्हारे हैंड होते हैं वो सडनली फ्रोज कर जाते हैं क्योंकि तुम्हारे इंस्टिंक्ट के कारण। वो कहता है भले ही तुमने यहाँ पर कुछ भी रीजन हो, लेकिन इस वजह से मुझे एक चांस और एक जो रीजन मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट रिवाइवल मौजूद है, तो इसे मरने के बारे में मुझे सोचने की कोई भी जरूरत नहीं और ना ही मुझे किसी चीज को हेजिटेट करने के बारे की जरूरत। इसलिए वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी यहाँ पर फेयरली फाइट नहीं कर सकता। वो दोनों फिर से यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। ताकेमिची काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहने लगता है आखिरकार अगर मैं इसे यहाँ पर नहीं करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास मतलब कि जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है उसके पास कोई भी चांस नहीं होगा तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्गर बनने से जीतने के लिए। लेकिन आगे हम रीडो को देखते हैं। वो कहने लगते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट को रिसीव किया था जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल पर मौजूद थी। वो बताता है कि एक पर्सन एंडलेसली यहाँ पर रिटर्न से वापस आ सकता है और इसके बाद में मैं भी वो यहाँ पर मौत के काफी ज्यादा करीब बिना कुछ डरे यहाँ पर उसके आसपास जा सकता है। वो अभी भी फाइट किए जा रहे थे और वो जो ताकेमिची होता है वो भी इसे इस बार अच्छी टक्कर दे रहा था। वो कहने लगता है उसके पास एक बहुत ही ज्यादा फेयर सम एबिलिटी है, भले ही तुम्हारे पास कोई भी स्किल क्यों ना मौजूद हो, मैं एक बार हेजिटेट कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करने में दूसरी बार हेजिटेट नहीं करने वाली। उसे एक जोरदार शॉट पड़ती है। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा हर्ट करता है, लेकिन वह तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता है और कहता है ये काफी ज्यादा हर्ट करने के बाद लेकिन ये कुछ भी नहीं है जब मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ। और वह यहाँ पर रीडो के ऊपर अपनी शॉट को रख देता है। उसकी शॉट बिल्कुल सामने ही मौजूद थी और वो थोड़ा यहाँ पर मुस्कुराती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी जो पावर है उसे अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ और अपने स्वॉर्ड को फिर से रख लेती है। वो कहने लगती है मैंने इस बार जो अपनी हार है उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी जो पीछे मुड़कर देखती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जो ताकेमिची था वो यहाँ पर काफी ज्यादा टायर्ड होने के कारण वहीं पर गिर जाता है और इस चीज को रीडो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ताकेमिची कुछ कहता है, वो काफी ज्यादा हालत में था। वो यहाँ पर बहुत ही आराम से और कांपते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार कौन जीतेगा और कौन नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर से दे देना। और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो सारे लोग यहाँ पर उसी को देखे जा रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसके मुंह से जो उसकी आत्मा निकल गई थी। यूरी और माना उसे अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। ये काफी ज्यादा फनी लग रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताकेमिची को देखते हैं। वो कहता है मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मारे जाने वाला था। हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बाद वो तो उसकी कंडीशन यहाँ पर थोड़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उसके सामने तभी वो देखता है कि रीडो मौजूद थी। वो कहने लगती लेकिन तुम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मारे गए। उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है इसको कहने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है बेल, हमने यहाँ पर अपनी फाइट है और मैंने तुम्हें सारी बातों को भी बता दिया। हमारा जो मैटर है वो यहाँ पर सेटल हो चुका है, इसलिए मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मना कर देती है। वो कहती है तुम वापस नहीं जाते, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन मतलब कि कन्वर्जन है वो हमारे बीच में होने वाला है। ताकेमिची कहना लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक वेरीफाइड मतलब चीफ ऑफ मैनेजमेंट ब्यूरो की तरफ यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी हूँ। वो बताती है तुम्हारी जो पावर है वो काफी जो एवरेज मेंबर होते हैं उनसे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और इस वजह से मैं तुम्हें मतलब कि यहाँ पर चैलेंजर ताकेमिची युसुतो को एक यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जो यूरी थी वो और जो माना थी वो दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। यूरी कहने लगते हैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट, वो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजमेंट ब्यूरो के दौरान। वो दोनों ही शॉक्ड लग रही थी। माना कहने लगता है ये तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ह्यूमर ही सुना था कि उन्हें यहाँ पर एक एब्सोल्युटली अमेजिंग रिवॉर्ड देखने के लिए मिलता है जो रीडो होती है। वो कहती है रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर तुम जो कैश है वो रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा और जो अमाउंट की वैल्यू है वो तुम्हें ट्रूली सेटिस्फाई कर देगी। लेकिन तभी ताकेमिची कहता है मैं तुम्हारी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो रिक्वेस्ट है उसकी डिटेल्स के बारे में मैं पहले जानना चाहूंगा। अभी वो बताने लगते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर मैनेजमेंट ब्यूरो ने वेरीफाई किया है कि एक जो न्यू टावर है वो अपीयर हो चुका है और अभी के दौरान में जो उसकी एंट्रेंस है वो बंद कर दी गई है। वो कहती है ताकेमिची मैं तुम्हें यही चाहती हूँ कि तुम उस जो टावर है उसके अंदर एंटर करो और उस टावर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। वो बताता है प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मैजिक टावर है फॉर्च्यून फोन उस टावर की एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर इंटरेस्ट कर सकती हूँ। वो कहती है ताकेमिची तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो आगे ताकेमिची कहता है कि जब कोई भी टावर यहाँ पर न्यूली अपीयर होता है क्या ये मैनेजमेंट ब्यूरो की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसे पहले इन्वेस्टिगेट कर। आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर उसके अंदर एंटर कराना क्यों चाहती हो। वो बताने लगती तो रीडो बताती हमने पहले से ही यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट ब्यूरो के जो चैलेंजर्स हैं उन्हें उसके अंदर भेजा था। इस बात से जो यहाँ पर ताकेमिची था वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम क्या आने की क्या कोशिश कर रही हो। रीडो उसे बताती है हमने यहाँ पर 2 पार्टीज भेजी थी जो कि 5 पीपल से बिलोंग करती हैं। वो बताती है हमने टोटल 10 पीपल को उस टावर के अंदर डिस्पैच किया था।
आगे वो बताती है अगर हम रिटर्नर की बात करें तो उनमें से कोई भी अभी तक सिंगल पर्सन भी वापस नहीं आया। ये काफी ज्यादा शॉकिंग डार्क ट्रूथ होता है। उस चीज को सुनने के बाद माना और यूरी दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो कहती हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। माना डरते हुए कहने लगती है श्योरली हम इस चीज को विश्वास नहीं कर सकते। तभी रीडो कहती है मैंने पहले इसी बारे में सोचा था कि आखिरकार टॉवर के अंदर से कोई भी वापस कैसे नहीं आ सकता, लेकिन हमने उसके बाद उनके पीछे एक सर्चिंग टीम को भी भेजा था जिन्हें उन्होंने यहाँ पर कंफर्म किया था बाकी जो सारे लोग हैं वो पहले से ही मारे जा चुके हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ चैलेंज जो हमने डिस्पैच किया था वो सारे लोग मारे जा चुके हैं क्योंकि हमें एंट्रेंस के दौरान उनकी जो डॉड बॉडी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। टीम के दौरान हमें बताया जाता है कि वो सारे के सारे जो लोग थे वो डेस्परेटली यहाँ पर इस टावर के बाहर आना चाहते थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी भी मौजूद नहीं थी कि वो गेट से यहाँ पर बाहर आ सके। अभी ताकेमिची कहता है जरा रुको मुझे इस बारे में सोचने दो। वो बताता है कि एंट्रेंस के दौरान जो पास का एरिया होता है वो सबसे सेफेस्ट एरिया माना जाता है। मीडो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर नहीं होने चाहिए क्योंकि वो हमारे हिसाब से काफी ज्यादा सेफेस्ट एरिया होता है। लेकिन आखिरकार वो उस एरिया में यहाँ पर कैसे मारे जा सकते हैं। फर्दर मोर जो उनकी बॉडीज की चैलेंजर की बॉडीज होती है उन्हें देखकर नहीं लगता कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसे बाउंड जो कि मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है जो उनकी डेथ का कारण है वो काफी ज्यादा अनसर्ड है। हमने यहाँ पर जो रिपोर्ट को रिसीव किया था उसके मुताबिक हमें उनकी बॉडी को यहाँ पर बाहर लेके आना चाहिए था, लेकिन मैंने जो सर्च टीम है उन्हें इमीडिएटली वापस बुला लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि कब कहाँ और कैसे हमारी जो मौत हो जाए उस टावर के अंदर हमें यहाँ पर कुछ भी सर्टन नहीं है। वो बताता है जो करंट सिचुएशन मैजिक टावर वो काफी ज्यादा डेंजरस है। ताकेमिची कहने लगता है तुम यही साथ चाहती हो कि मेरे पास इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल है, इसी के कारण से तुम मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट देना चाहती। रीडो कहती है तुम मुझे यहाँ पर गलत नहीं समझना, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारी जो लाइफ उस टावर के अंदर झोंकने की। लेकिन वो कहती है ताकेमिची मैं इस चीज को भी अलाउ नहीं कर सकती कि जो उस मैनेजमेंट ब्यूरो के जो लोग हैं और भी ज्यादा यहाँ पर मरे। वो ताकेमिची के काफी ज्यादा पास आ जाती है। वो कहती है कि जो रिक्वायर्ड है आखिरकार तुम मेरे से के लिए इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ताकेमिची इसी बारे में सोच रहा था, अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है मैं समझ गया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें मेज टावर फोर्सी फोन दिखाया जाता है जिस टावर की वो लोग बात कर रहे थे। हमें जो फर्स्ट फ्लोर का सेफ एरिया था उसके पास दिखाया जाता है। ताकेमिची ने उस रिक्वेस्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था और वो उस टावर के अंदर एंटर हो जाता है। वो कहता है तो अच्छा ये यहाँ पर फोर्सी फोन का मैजिक टावर है, उसे कुछ यहाँ पर स्मेल आती और वो गहरी सांस लेने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो चैलेंजर की डेथ का कॉज है मैं उसे जरूर से आइडेंटिफाई करके रखूंगा। मुझे यहाँ पर रिलैक्स रहने की जरूरत है और जो सारी बरीज है मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी वो सोचने लगता है जब वो मैजिक टावर के अंदर जा रहा था यूरी काफी ज्यादा रो रही थी और वो कहने लगती है ताकेमिची को तुम्हें यहाँ पर मर नहीं जाना। माना उसे काफी ज्यादा रोकती। ताकेमिची सोचता है उसने मुझे यहाँ पर बैड लक दे दिया, उसने पीछे से रोक लिया। वो कहने लगता है यूरी मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी, लेकिन बेल अभी मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसे अपने वेपन को यूज करना चाहिए, इसीलिए वो पिछले वाले डंजन को क्लियर करने के बाद जो उसे वेपन मिला था उसी को यहाँ पर यूज करने के बारे में सोचता है जिसका नाम फोर्स एमिनोस था। हम देखते हैं वो आगे बढ़ते जाता है। सबसे पहले उसे बहुत ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिनके ऊपर वो फास्ट तरीके से अटैक करने के बाद उन्हें वहीं पर मार देता है। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा इजी स्विंग था, मुझे इसके लिए यहाँ पर कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं किया था जो यूनिक इक्विपमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहता है अब मुझे इसकी जो यूनिक एबिलिटी है उन्हें टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं जहां उसने स्केलेटन्स को मारा था उसके चारों ओर एक फॉग टाइप का क्रिएट होने लगता है जो उसे कवर करता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है ये क्या है, मुझसे दूर चले जाओ। वो कहता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी सिस्टम उसे कुछ देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था और कहता है अच्छा ऐसी बात, जो चैलेंजर मारे गए थे वो इस कारण से मारे गए थे। सिस्टम ने उसे यहाँ पर वार्निंग दी थी जो एबनॉर्मल कंडीशन जो कर्स ऑफ फोर्सिफोन इस टावर में मौजूद है, इस वजह से 120 सेकंड के अंदर तुम फिर से मारे जाओगे। वो कहने लगता है जो एबनॉर्मल कंडीशन है वो एक डर मतलब कि एक यहाँ पर जो कर्स है वो मौजूद है जिस कारण से तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से मारे जाते हो। उसका ये यहाँ पर जो रीडो का फैसला था वो सही था कि उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया इस टावर को क्लियर करने के लिए।